इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, सब अपना दावा करते हैं कि हमने बहुत सारा रिजल्ट लाया, कोई कोई तो 100% तक बोलते हैं। एक कैलकुलेटिव तरीके से सर इसको समझिए, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, अगर मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूँ तो ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑन अप्रॉक्स आपको 600 से ज़्यादा आपको कोचिंग्स मिल जाएंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में। आप 500 को भी एवरेज ले लेते हैं कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में 500 अगर कोचिंग्स हैं, और ऐसे अगर यहाँ 40 डिस्ट्रिक्ट हैं तो लगभग 20,000 कोचिंग हो गए। अगर हर कोचिंग अगर दो दो रिजल्ट की भी दावा कर दें तो ये लगभग 40,000 हो जाता है, कितना कि पूरे इंडिया में सीट भी नहीं है। मैं सिर्फ महाराष्ट्र का बात कर रहा हूँ। आपके टाइम में आईआईटी क्रैक करना टफ था, कैसे आपने आईआईटी क्लियर किया? सर कॉम्पिटिशन्स कभी भी आसान नहीं होती। उस समय भी आईआईटी टफ थी, आज भी है, बस उस समय नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा बैठ रहे थे और नंबर ऑफ सीट भी कम थी। तो कंपेरेटिवली कई बार ऐसी चीज़ों को ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेटिवली ज़्यादा टफ थी, लेकिन आज भी आईआईटी उतनी ही टफ है। और मेंस में दोनों एग्जाम देना, कंडक्ट करना कंपलसरी है कि एक एग्जाम देके भी? नहीं, बच्चे एक एग्जाम भी देंगे तो चलेगा। वैसे अगर किसी बच्चे का जनवरी वाले में अच्छा स्कोर आ जाता है तो वो बच्चे छोड़ देते हैं कि हमें अप्रैल वाला सेशन नहीं देना। हाँ, पर एडवांस का एक ही पेपर होता है, एक ही एग्जाम होता है, बट 2 पेपर होता है सेम डे पर। पहला शिफ्ट 9 से 12 तक का रहेगा, दूसरा 2 से 5 का रहेगा, एंड 6 घंटे बच्चों को पेशेंसली पेपर देना पड़ेगा। तो यह एग्जाम कहीं ना कहीं बच्चों के पेशेंस को भी चेक करता है। ये सर हमने सुपर 30 मूवी जो ऋतिक रोशन की आई थी, उसमें हमने आनंद कुमार सर को और गहराई से जाना था। हमने सुना तो था, लेकिन जब हमने उस मूवी को देखा, उसको समझा, तो समझ में आया कि आनंद कुमार सही में द आनंद कुमार क्यों। नहीं, बिल्कुल, उसमें जितनी चीज़ें दिखाई गई है सब 100% सही है। मंदिर में गए और भगवान के दर्शन नहीं किए तो मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं। और आप अगर आईआईटी कर रहे हैं और अगर आप आनंद कुमार सर को नहीं जानते हैं, दी आनंद कुमार सर को नहीं जानते हैं, तो आइए आज जानते हैं हम आनंद कुमार सर के बारे में, उनके ही साथ उनके बच्चे जो उनके साथ पढ़े हुए हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं, पंकज सर एंड हेमंत सर। हेलो गाइज, आई एम पंकज अग्रवाल, डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ कैलिबर्स नोवा। हमारे साथ आज हैं पंकज सर एंड हेमंत सर, कोटा गुरु के फाउंडर एंड डायरेक्टर। तो आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने आईआईटी क्लियर किया और क्या अच्छा उन्होंने आईआईटी में किया, और आनंद सर के साथ पढ़ के उनका अनुभव कैसे रहा। वेलकम सर, वेलकम सर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में जो आईआईटी के बारे में है। वाई आईआईटी, वाई नीट? नमस्ते सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। वाई आईआईटी, लोग आईआईटी क्यों चूज करते हैं सर? सर, आईआईटी एक ऐसा ऑप्शन है जो शायद इतने कम एज में सबसे ज़्यादा सक्सेस दिलवा सकता है। अगर आप बात करें किसी भी फील्ड को लेकर के, आप आर्ट्स को बात कर लीजिए, तो आर्ट्स में जो आपकी आईआईटी की जो एवरेज पैकेज होती है 25 से 30 लाख तक पहुंचने के लिए, आर्ट्स के बच्चों को करीबन 40 से 45 साल लग जाता है। सेम कॉमर्स के बच्चों को लगभग 30 साल तक लग जाता है, जबकि आईआईटी सेम पैकेज आपको 21 साल की एज में प्रोवाइड करके देती है। तो इसीलिए शायद सारे बच्चे, और शायद मैं भी, आईआईटी के पीछे ही गया था। सर जैसा कि 12th 10th के बाद अक्सर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन्स रहती है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। साइंस को लेकर एक थोड़ा प्रेशर होता है, ये करना चाहिए या नहीं। मेरे साथ भी सेम चीज़ें थी कि साइंस मेरे लिए सही रहेगा या नहीं, मैं कर पाऊँगा आईआईटी या नहीं। क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉइंट्स ऐसी थी कि आईआईटी वर्ल्ड की टफेस्ट एग्ज़ाम है, जो आज भी चीज़ें चली आ रही है। तो मेरे लिए बहुत सारा एक क्वेश्चंस, कन्फ्यूजिंग सवाल था, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर 10th के बाद मैं जैसे ही सर के साथ जुड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था ये हो पाएगा मुझसे या नहीं हो पाएगा। लेकिन सर के साथ जुड़ने के बाद जो मुझे ये साइंस में सर का सिखाने का जो तरीका था, वो सारी चीज़ों को 10th से पहले मेरी क्यूरियोसिटी का कोई जवाब नहीं मिलता था। जब मैं कोई सवाल पूछता था, सर बोलते थे कि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस चीज़ों को क्यों देख रहे हो, इस चीज़ का क्या है, जो बुक में दिया आप वो पढ़ो। लेकिन सर ने ऐसा कभी नहीं किया। जब भी कोई भी सवाल को मैंने पूछा, या सर कुछ भी पढ़ाएं, उनको वो रियल लाइफ में होने वाली किसी भी चीज़ से जोड़ते थे। वो एग्जाम्पल लेने के लिए अगर मुझे सर्कुलर मोशंस पढ़ाना हो तो वो रोड का एग्जाम्पल लेते थे। अगर मुझे किसी और चीज़ों को बताना हो तो मेरे लाइफ में कुछ भी है, घर पे होने वाले इवेंट से जोड़ते थे। मुझे ऐसा लगने लगा कि साइंस मेरे आसपास होने वाली इवेंट है और कुछ भी नहीं है, बस उसको समझना ज़रूरी है। उनका जो समझाने का वे था, वो सब्जेक्ट मुझे सब्जेक्ट लगा ही नहीं। कब मैं उनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, और उसके बाद मुझे आईआईटीज़ की एक एग्ज़ाम नहीं, एक गेम लगने लगी। और एक बहुत अच्छा पॉइंट्स ये था कि सर के पास हमेशा ही एक प्लान भी होता था। जब कभी भी एग्ज़ाम की तैयारी होती, सर के अगर एग्ज़ाम में तुम भूल गए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगे, और उसके अकॉर्डिंग वो प्लानिंग तैयार करना। जस्ट लाइक लगता था ये एक वॉर है, और हम लोग इतने इंथुसियाज्म थे कि कब ये एग्ज़ाम आए और हम लोग अपने तरीके से इसको लड़े। और ये बहुत ही अच्छा था। मुझे उनके पढ़ाने के तरीके और जो चीज़ें थी आज भी याद है, और मैं हमेशा बोलता हूँ
कि वो तरीका वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। शायद आपको उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। पंकज सर, आपका अनुभव कैसा रहा आनंद सर के साथ? सर मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं एक सीरियस स्टूडेंट तो रहा था, बट कैजुअल अप्रोच रख रहा था। और आनंद सर के क्लासेज में मुझे प्रेशर हैंडल करना सिखाया गया कि जब आप बहुत हाई प्रेशर में रहोगे तो आप वर्क कैसे कर सकते हो। जैसे आनंद सर के यहाँ पर टेस्ट सिस्टम, जो सुपर 30 के अंदर टेस्ट सिस्टम चलता है, वो सबसे खतरनाक होता है। वो आखिरी के 90 डेज में ऑलमोस्ट 60 टेस्ट वो कंडक्ट करवाते हैं। और इस टेस्ट में बच्चे बिल्कुल सेकंड, उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा होगा तो वो सारी चीजें वो भूल जाता है। उसके पास दो ही चीजें रहता है, या तो वो पढ़ रहा होता है या तो वो सो रहा होता है। ठीक है ना। आपका काम होता है आज आओ, टेस्ट दो, वापस इन चीजों का पेपर एनालिसिस करो एंड फिर कल के टेस्ट के लिए वापस तैयार हो जाओ। ठीक है। इस बीच में सिर्फ बच्चों को सोने का टाइम मिलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो शायद ये अप्रोच अगर बच्चे 3 महीने तक फॉलो कर ले तो आईआईटी क्या, आईआईटी से कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा, बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, आपके टाइम में आईआईटी क्रैक करना टफ था या डिसिप्लिन था, क्या था? कैसे आपने आईआईटी क्लियर किया? सर कंपटीशंस कभी भी आसान नहीं होती। उस समय भी आईआईटी टफ थी, आज भी है, बस उस समय नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा बैठ रहे थे और नंबर ऑफ सीट भी कम थी। तो कंपेरेटिवली कई बार ऐसी चीज़ों को ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेटिवली ज़्यादा टफ थी, लेकिन आज भी आईआईटी उतनी ही टफ है। लेकिन इनके देखने के तरीके हैं। आईआईटीज़ एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है, आप किस वे में देख रहे हैं ये चीज़ें हैं। अगर आप चीज़ों को, जैसे कि आज मैं मैक्सिमम कोचिंग्स या इनकी बात करूं, सभी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप फार्मूला पुट कर लो, कुछ फार्मूलाज याद कर लो। अनडाउटली जिस टाइम आप फार्मूला जब बना रहे होंगे उससे आपको सवाल बन जाएगी, लेकिन एक थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच लेकर जरा सोच कर देखिए। आपके पास जो ये 70-90 चैप्टर्स हैं, अगर 20-30 फार्मूला कर करके भी दे दिया जाए तो 2000-3000 फार्मूला हो जाएगी। इन डेट में 3 घंटे में आपको वो जो 3000 या 2000 फार्मूलाज आप रट कर गए हैं, उससे अगर कंबाइंड होकर के क्वेश्चंस पूछ ले, ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। कुछ बच्चे को ऐसा लगता है वन शॉट तरीके से कुछ ये देख लेते हैं और उससे आ जाएगा, सवाल तो बन ही जा रहा है। लास्ट टाइम तक ये याद करना टफ होगा। आपको ये ज़रूरी है कि ये सारे चैप्टर्स का एक दूसरे के साथ लिंकिंग कैसे है, ये समझिए। दूसरा एक चीज़ रहता है कि कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो आया हुआ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, उसको बस बना लो और उससे ये क्वेश्चंस तो बन ही जाएगा। आप अगर सिर्फ क्वेश्चंस बनाना सीख रहे हैं, ये एग्ज़ाम में हो सकता है कि आप ना निकाल पाएँ, क्योंकि आईआईटी हर बार न्यू टाइप के सवाल को पूछती है। वो अपने प्रीवियस 30-35 साल के इतिहास में एक भी सवाल को रिपीट नहीं किए। तो जानना ये ज़रूरी है, इस क्वेश्चंस को सोचे कैसे। जो मुझे सर ने सिखाया, क्वेश्चंस को बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है ये क्वेश्चंस का थिंकिंग मैं कैसे किया और इसका सोचने का अप्रोच क्या है वो कॉपी करो। टीचर्स के थिंकिंग को कॉपी करो, न कि उसके आंसर को। अगर आप आंसर्स को कॉपी करते रह जाओगे तो हो सकता है एग्ज़ाम बहुत टफ भी लगे। और भी जो भी आपकी जो आईआईटीज़ के यानी आपका मानना है कि एवरेज बच्चा भी आईआईटी क्लियर कर सकता है? बिल्कुल सर, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट था और मैं आईआईटी क्वालिफाई किया। मेरे साथ साथ जो मेरा एक दोस्त था, ठीक ना, वो उसकी मार्क्स ओनली 68% थी क्लास 10th में, वो भी हिंदी बोर्ड से, हिंदी बोर्ड मीडियम से? बिल्कुल हिंदी मीडियम से। उसके बाद भी वो क्लास 11-12 में इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुआ एंड उसके बाद वो फिर आईआईटी क्वालिफाई किया, आईआईटी खड़गपुर गया एंड अभी वो जॉब पर है यूएसए। ये तो सही में बहुत बड़ी बात है सर। मेरे साथ के बिल्कुल। एक फ्रेंड के सर, उनकी तो 62% थे। वो न सिर्फ आईआईटी निकाला, उसके बाद वो यूपीएससी भी क्वालिफाइड किया और आज वो आईएएस के पोस्ट पे भी है। तो चीज़ें सर पॉसिबल है। आप ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल देख सकते हैं जो कि बहुत कम मार्क्स पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए। ओके सर, जिनको भी आईआईटी मिल जाता है, कुछ जैसे 17,000 सीटी होती है, तो बाकी सीट्स का क्या होता है? बाकी बच्चे क्या करते हैं? देखिए आईआईटीज़ के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे हमारे पास 23 आईआईटीज़ हैं, इसमें 17,000 सीट्स हैं। इसके अलावा फिर एनआईटी सेकंड ऑप्शन में आता है। एनआईटीज़ में भी हमारे पास में सीट्स होते हैं, लगभग 25,000 के सीट्स एनआईटी के आसपास में, एनआईटी में। फिर उसके बाद ट्रिपल आईटी होता है, ट्रिपल आईटी भी 17 है हमारे पास, फिर बच्चे वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट होती है, जो गवर्नमेंट फंडेड, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है जिसको, वो इंस्टीट्यूट होती है। जैसे तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात कर ले, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की बात कर ले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर ले, ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। वहाँ सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट होती है। फिर स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट होती है जो सीईटी एग्जाम के थ्रू फिल की जाती है। इसके बाद बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बच्चे वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आईआईटीज़ में आप ऑलमोस्ट मान के चलिए तो 1 लाख बच्चे, तो 1 से 1.5 लाख बच्चे आराम से एडमिशन ले सकते हैं, जो अच्छी कॉलेजेस वगैरह, डिफरेंट कॉलेज। डिफरेंट कॉलेजेस वगैरह में।
अगर वो आईआईटी जाना है तो उसको एडवांस देना जरूरी है? हाँ, आईआईटी जाने का एक प्रोसेस है। जैसे कोई भी बच्चे जब क्लास 12 में आते हैं, जी। कंप्लीट करते हैं, तो फिर क्लास 12 में उसको मेंस का फिल करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है। जब जब वो जेईई मेंस का फॉर्म फिल करेगा, तो जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट जनवरी के आखिरी में होता है। अभी जैसे इस साल 21 से लेकर 30 के बीच है। बच्चे जो यहाँ पेपर देंगे, इसके बाद फिर से एक नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगेन सेकंड अटेम्प्ट होगा, एंड इन दोनों में जो उनका बेस्ट स्कोर होगा, जो उनका बेस्ट मार्क्स रहेगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। और टॉप 2.5 लाख बच्चे ऑलमोस्ट वो सेलेक्ट होते हैं जेईई एडवांस के लिए। फिर उसकी एग्ज़ाम जो है वो मिड में मंथ में ऑलमोस्ट होती है। तो वहाँ पर बच्चे जेईई एडवांस देंगे। फिर बच्चे जो जेईई एडवांस में क्वालिफाई होंगे, उसमें से जो काउंसलिंग के अंदर बच्चे आईआईटी एंड आईएससी कॉलेज को चूज़ करते हैं। जो रिमेनिंग जिन बच्चों का नहीं होता है, वो अपने जेईई मेंस के स्कोर पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट जो भी कॉलेजेस हैं, या फिर इवन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में भी आप जेईई मेंस के रैंक के थ्रू आप कहीं भी एडमिशन ले सकते कई हैं। बच्चों को सर ये लग सकता है कि ये इतनी सारे प्रोसेस मेरे से हो पाएगा या नहीं। मैं आपको इसका एक ट्रू फैक्ट बताता हूँ। ये जो आपकी जो मेंस की एग्ज़ाम होती है, आप आईआईटीज़ के लिए जैसे आप 12th में जाते हैं, उसके साथ में ही आपको जेईई का भी फॉर्म भरना होता है। ये 2 फेज़ में एग्ज़ाम होती है। आप जनवरी में, जो अक्सर 21 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में होती है, और दूसरा आपके अप्रैल में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में होती है। अक्सर यही रहता है ट्रेंड इनका। आप दोनों में से जिसमें बेस्ट कीजिएगा, वो वाले मार्क्स को कंसीडर किया जाता है। ये भी चीज़ें होती है कि क्या मार्क्स लाना होगा। अगर मैं प्रीवियस आपको मैं ये बताऊँ, ये 300 की जो मार्क्स होती है, उसमें अगर आप 130 140 भी स्कोर कर लेते हैं, आप किसी न किसी एनआईटी में तो एटलीस्ट पहुंच जाइएगा। ब्रांच में भी कंप्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन आप एनआईटीज़ तो पहुंच जाइएगा। उसके बाद आप एक बहुत ही नॉमिनल मार्क्स रहता है, उसको क्लियर करने का तब एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 360 मार्क्स का एडवांस होता है, और इस 360 मार्क्स में मैं 2025 का भी आपको बताऊं, जिस बच्चे के जनरल कैटेगरी में 74 मार्क्स था, वो बच्चा आईआईटी एडवांस में आईआईटी के लिए सेलेक्टेड थे। ब्रांच कंप्रोमाइज़ किए लेकिन सेलेक्टेड है। ये एग्ज़ाम बहुत भी ज़्यादा टफ नहीं है, कट ऑफ इसकी कम ही होती है बहुत ज़्यादा। अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत, अगर आप लगातार करते हैं, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा, अगर आप 50% को भी बहुत अच्छे से कर करके चले जाते हैं, डेफिनेटली आप इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है सर? यस सर, बिल्कुल। 4/4। ओके, और दोनों एग्जाम, एडवांस की दोनों एग्जाम देना कंपलसरी है कि बच्चा एक मेंस की 2 एग्ज़ाम होती है सर, एडवांस की एक ही होती है। इस दोनों मेंस में जो बेहतर स्कोर करता है, कई बार ऐसा लिया जाता है कि 1/10, 1/15 रेशियो के अकॉर्डिंग, जितने बच्चे हैं, 10 में से 1 बच्चे, 15 में से 1 बच्चे, इस रेशियो के अकॉर्डिंग आईआईटीज़ अपने निकालते हैं फॉर्म को कि वो कितने बच्चों को एडवांस के लिए एलिजिबल रखेंगे। मेंस में जो भी ऊपर से लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे जो अच्छे स्कोर करते हैं, उन बच्चों को एडवांस देने के लिए बुला लेते हैं। और वो एडवांस की क्वेश्चंस, वो मेंस की एग्ज़ाम 300 मार्क्स की होती है, और एडवांस की एग्ज़ाम 360 मार्क्स की उसके लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है कि सेम ही रहता है? सेम ही, चैप्टर्स भी सेम है सर, और टॉपिक भी सेम है। बस क्वेश्चंस की लेवल जो होती है वो मेंस से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा एडवांस हो जाती है। एडवांस हो जाता है। ओके, और मेंस में दोनों एग्जाम देना, कंडक्ट करना कंपलसरी है कि एक एग्जाम देके भी? नहीं, बच्चे एक एग्ज़ाम भी देंगे तो चलेगा। वैसे अगर किसी बच्चे का जनवरी वाले में अच्छा स्कोर आ जाता है, तो वो बच्चे छोड़ देते हैं कि हमें अप्रैल वाला सेशन नहीं देना। हाँ, पर एडवांस का एक ही पेपर होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है, बट 2 पेपर होता है सेम डे पर। पहला शिफ्ट 9 से 12 तक का रहेगा, दूसरा 2 से 5 का रहेगा, एंड 6 घंटे बच्चों को पेशेंसली पेपर देना पड़ेगा। तो यह एग्ज़ाम कहीं न कहीं बच्चों के पेशेंस को भी चेक करता है कि क्या आप 6 घंटा कंटिन्यूअसली बैठ के पेपर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे। यस यस। एंड सर, इसका एवरेज फीस क्या होता होगा कॉलेज का, आईआईटी का? सर वो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास की फी जाती है, लेकिन इसके लिए अगर पेरेंट्स के पास रुपए ना भी हो, तो ये बहुत ज़्यादा उनको पैनिक होने की नीड नहीं है, क्योंकि उसके साथ में ही वहाँ बहुत सारे बैंक वाले जो हैं वो लोन बहुत इजीली देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आईआईटी की प्लेसमेंट, अगर आप एवरेज भी आईआईटी की देख लीजिए, तो 20 लाख से ऊपर की होगी। उनको पता है कि अगले 4 साल के बाद इस बच्चे की एवरेज पैकेज भी 20 लाख 30 लाख के आसपास होगी, तो वो बच्चे बहुत इजीली रुपए को दे देंगे। इसीलिए बैंक आपके पीछे रहती है कि आप मुझसे ये रुपए ले लो, आप लैपटॉप ले लो, या आप कुछ भी ले लो, इसके लिए बैंक देती है। तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पैनिक होने की नीड है ही नहीं। ओके। एंड सर, जैसे इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, सब
अपना दावा करते हैं कि हमने बहुत सारा रिजल्ट लाया, कोई कोई तो 100% तक बोलते हैं। तो ये क्या सही है कि 17,000 सीट के बाद भी इतने सारे इंस्टीट्यूट इतने सारे रिजल्ट शो कर सकते हैं? एक कैलकुलेटिव तरीके से सर इसको समझिए, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा। मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूँ, तो ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑन अप्रॉक्स आपको 600 से ज़्यादा आपको कोचिंग्स मिल जाएंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में। आप 500 को भी एवरेज ले लेते हैं कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में 500 अगर कोचिंग्स हैं, और ऐसे अगर यहाँ 40 डिस्ट्रिक्ट हैं तो लगभग 20,000 कोचिंग हो गए। अगर हर कोचिंग अगर दो दो रिजल्ट की भी दावा कर दें तो ये लगभग 40,000 हो जाता है, जितना कि पूरे इंडिया में सीट भी नहीं है। मैं सिर्फ महाराष्ट्र का बात कर रहा हूँ, बाकी इंडिया में तो इतने सारे स्टेट है, इतनी सीट भी नहीं है। तो ये एक तरह की फेक वादा है, उनको पता है कि इनको दिखाने के बाद ही बच्चे मेरे पास आएंगे। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं अपने लोकल में रिजल्ट्स को देखकर कि ये मेरे से रिजल्ट। इसमें खासकर ये देखा गया है कि एक ही बच्चा मल्टीपल जगह से पढ़ा हुआ है, एक ही रिजल्ट 4-4 5-5 बड़े-बड़े ब्रांड्स छाप रहे हैं। क्या ये सही है? सर वो लोग का क्या है कि एक कोचिंग्स में एक डीएलपी लेते हैं। डीएलपी इन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, इन सेंस कि अगर एक बार भी कोई बच्चा उनकी वेबसाइट पे जाकर अपने मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर दिए, या एक भी लेक्चर्स देख लिया, एक भी टेस्ट दे दिए, तो वो ऐसा दावा करते हैं कि सिर्फ उसी टेस्ट के कारण आपकी रिजल्ट हो गई, उसी एक वीडियोज़ के कारण आपकी रिजल्ट हो गई, और उसके लिए वो उस पे जो है रिजल्ट को अपने में दिखाते हैं। और कुछ बच्चे को उस समय लास्ट में कुछ अमाउंट दे देते हैं कि आप किसी को भी आप ये नहीं बोलना कि नहीं आप मेरे साइड से नहीं हो। आपके हिसाब से उतना रिजल्ट जो शो होता है वो एक्चुअल नहीं है? नहीं सर, कंप्लीट मार्केटिंग है इन चीज़ों को, उनको पता है। आपका सक्सेस रेट क्या रहा है सर? सर पिछले 3 साल से मेरी पढ़ाने की अपनी एक ये रही हुई है, उसमें से पिछले बार 30th बच्चे थे जिसमें से 7th बच्चे ने निकाला था, फिर उसके बाद 24 बच्चे थे उसमें से 6 बच्चे निकाले थे, और इस बार 2025 में 24 बच्चे थे जिसमें से 8 बच्चे ने IITs NITs या किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए। मैं ये रिजल्ट्स किसी भी दूसरे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज का नहीं बता रहा जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, मैं सिर्फ IITs NITs और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनका बता रहा हूँ। ओके। सर जब मैं कोटा गुरु के पहले बैचेज में लिया था तो मेरे पास फर्स्ट ईयर में जो बच्चे क्वालिफाई मतलब एग्ज़ाम दे रहे थे मात्र 3 बच्चे ही थे। मात्र 3 बच्चों को मैंने पूरी साल पढ़ाया। उस 3 में से एक बच्चा IIT में एडमिशन लिया, IIT धनबाद में। एक बच्ची जो थी वो NIT इलाहाबाद में एडमिशन ली, और एक बच्ची का रिजल्ट नहीं आ पाया। मतलब यानी 3 में से वो 2 JEE में रिजल्ट क्वालिफाई बहुत थे बड़ा बट नंबर है। नहीं हो पाया था। बट 3 में से 2 रिजल्ट्स तो हम बोल सकते हैं कि हाँ 3 में से 2 रिजल्ट्स हमारे पास हुए थे। जो बच्चे बोलते हैं सर IIT मेरे बस का नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट था। अगर मैं IIT में जा सकता हूँ तो डेफिनेटली कोई भी जो एवरेज बच्चा है उसे अपने मार्क्स को लेकर के खुद को जज नहीं करना चाहिए कि शायद मेरा मार्क्स नहीं आया इसीलिए हम कैपेबल नहीं है। आपका मार्क्स ये जज नहीं करता है, या फिर आपका मार्क्स आपको ये नहीं बताता है कि आप कमज़ोर हो, ठीक है? आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन वे में डेली पढ़ाई करते हो, जैसे जो मेरी पढ़ने के तरीके थे, मैं 6 घंटा अगर इंस्टीट्यूट में पढ़ता था तो 6 घंटा घर पे भी टाइम देता था, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 6 घंटा देना मेरे लिए कंपल्सरी था। तब तो हमारे पास इतने सारे ऑनलाइन सोर्सेस भी अवेलेबल नहीं थे डाउट्स वगैरह के लिए, तो हमें डाउट्स वाउट्स के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता था। लोग बोलते हैं 18 घंटा पढ़ना जरूरी है, ये सही है सर? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। 18 घंटा अगर आप पढ़ोगे तो 4-5 दिन पढ़ सकते हो हार्डली। उसके बाद फिर आप दिमागी रूप से पूरी तरीक़े से थक जाओगे, आपको टाइम का नीड पड़ेगा। हाँ, ये 18 घंटे का सिनेरियो तब आता है जब आप लास्ट एग्ज़ाम के लास्ट सिनेरियो में आ रहे होते हो, लास्ट का 2-3 मंथ बचा हुआ है, तब बच्चे अपना 100% देना चाहता है। तब बच्चे 15 आवर्स, 16 आवर्स, 17 आवर, 18 आवर्स तक जाते हैं। पर कंटिन्यूअसली में 18 आवर्स कोई भी बच्चे नहीं जाते हैं। 6 टू 7 आवर बच्चे को सोना चाहिए, ठीक है? 2-3 घंटा उसका अपना वर्क रहता है, वो आप उसको हटा दीजिए, तो लगभग 10 आवर्स हट जाता है, तो 14 आवर्स तो आप दे सकते हो। 14 आवर्स आप कंसिस्टेंटली दो। आपकी स्ट्रैटेजी सर जितनी बेहतर होगी ना, आप टाइम को उतना रिड्यूस कर सकते हैं। आप इस एग्ज़ाम के लिए कैसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आपकी पॉलिसी किस ढंग से आप एग्ज़ाम को देख रहे हैं, आपके एग्ज़ाम्स का अटेम्प्ट लेने का तरीका क्या होगा, आपकी रिविजन्स की तरीके क्या होगी, पढ़ने का तरीका क्या होगा, चैप्टर्स को लिंक करने का तरीका क्या होगा। इस पे ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कितने कम आवर में कितना अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। एक टॉपर हमेशा कभी ये नहीं कहता कि मैं दिन रात पढ़ता रहता था, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत स्मार्ट तरीके से उसी चीज़ों को देख रहे होते हैं। कई बच्चे ऐसा सोचते रहते हैं कि नहीं, मैं ये चैप्टर्स को पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, बहुत सारा सवाल बनाता हूँ, लास्ट में मैं रिविजन्स करूँगा, इस ढंग से बहुत देर टाइम लगाते हैं। लेकिन ऑन अप्रॉक्स भी आप सोच करके देखिए 70 टू 90 चैप्टर्स को, अगर इसको कैलकुलेटिव तरीके से आप सोचिए तो उस चैप्टर को पढ़ने में
अगर एक चैप्टर्स को आप 2 दिन में कर लेते हैं, एक दिन में आप पढ़ लिए, अगले दिन पूरे के पूरे क्वेश्चंस को भी बना लिए, तो ये 80 चैप्टर्स में ऑन अप्रॉक्स आपको 160 डेज लगेगी। 30 डेज की एक मंथ होती है, 5 मंथ से ज़्यादा, 6 मंथ कंटिन्यूअस मेहनत किए तो भी आपको रिविजन्स में टाइम लग जाएगी। तो ये कहाँ तक सही है कि नहीं मैं बहुत देर तक पढूं, आपकी स्ट्रेटजी बहुत बेहतर होनी चाहिए। ओके, नागपुर के बच्चों की बात की जाए तो आईआईटी जाने का सपना आप लोग कैसे पूरा करोगे? देखिए, अगर बच्चों को, यहाँ के बच्चों को अगर आईआईटीज़ तक पहुँचना है, तो सबसे पहले हम लोग चीज़ों की शुरुआत करते हैं कि हमें स्मॉल साइज़ेस के बैचेज़ को बनाने होंगे, जिसमें हर एक फैकल्टी हर एक बच्चे को डीपली जान सके कि इस पार्टिकुलर बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। जो सुपर 30 का स्टाइल था, सुपर 30 में भी बिल्कुल आइडेंटिकल ऐसा ही था। हर बच्चे पर ये ध्यान दिया जा रहा था कि ये पार्टिकुलर बच्चे का मैथ्स ज़्यादा वीक चल रहा है, फिजिक्स वीक चल रहा है, केमिस्ट्री वीक चल रहा है। वो जिसमें भी वीक रहता था, उसके लिए उसको एडिशनल डीबीपीज़ प्रोवाइड किया जाता था। बच्चे उस एडिशनल डीबीपीज़ के थ्रू पहले उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करते थे और साथ में रिवीजन की 3 तरीका थी। पहला डेली बेसिस का रिवीजन, फिर वीकली रिवीजन एंड मंथली रिवीजन। ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना ही था और जब ये कंप्लीट हो जाता था, फिर जो फाइनल हमारा रिवीजन होता था, फिर फाइनल रिवीजन अगेन 3 स्टेप पे होती थी। पहला स्टेप जो 90 डे रिवीजन होता था, फिर 30 डे रिवीजन होता था और फिर 7 डे रिवीजन होता था। अगर आप इस रिवीजन के टेक्निक एंड इस पढ़ाई के टेक्निक को लेकर के कंटिन्यूअस 2 साल फॉलो कीजिएगा, तो डेफिनेटली कोई भी आईआईटी एग्जाम निकाल सकते किसी भी बच्चे को सर आईआईटीज़ निकालना हो, अगर उनको लग रहा है तो सबसे पहली स्टेप उनको लेनी चाहिए कि उस कोचिंग्स में जाकर टीचर्स के साथ अपनी डिस्कशंस करनी चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अकॉर्डिंग टीचर से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे सेम परसेंटेज होकर के भी उनकी स्ट्रैटेजी, उनके पढ़ने के तरीके सब कुछ डिफरेंट हो सकती है। तो सबसे पहले जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उनके साथ भी आपको मिलना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि सर मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है, इसके अकॉर्डिंग मैं कर पाऊंगा या नहीं, और उनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को आप फाइनलाइज कीजिए और खुद में मोटिवेटेड होइए, नहीं ये मेरा एग्ज़ाम है, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं सर के उस पॉइंट से, तो आप उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए और रेगुलर आप 2 साल अगर डिसिप्लिन वे में अगर सच में उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिए, डेफिनेटली आईआईटी निकल सकती है। कोई बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है ये। और सर मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ना फैकल्टी ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि क्राउड ओरिएंटेड। बच्चे क्या होता है कि क्राउड में के चक्कर में कि वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, हमें वहाँ चले जाना चाहिए। बच्चे जब वहाँ चले जाएंगे, फिर उन्हें वो फैकल्टीज़ नहीं मिलती जिन फैकल्टीज़ को देख करके वो आए थे। यस, ये वेरी ट्रू है। अभी बहुत बड़े बड़े नेशनल ब्रांड्स हैं, इनमें आप ये देख सकते हैं हजार हजार बच्चे हैं और अगर रिजल्ट देखें तो 10-10, 20-20 रिजल्ट हैं। बिल्कुल। ये तो true है। बच्चों को क्या होना चाहिए ना, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये पार्टिकुलर फैकल्टी है जो शायद मुझे आईआईटी तक पहुंचा सकता है। तो बच्चों को उस फैकल्टी के पीछे जाना चाहिए कि नहीं ठीक है, इस फैकल्टी के साथ हम कनेक्टेड होते हैं। अगर हम आनंद सर के साथ कनेक्टेड हुए तो हम कहीं न कहीं अपने रिजल्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आनंद सर को देते हैं, ठीक है। भले ही उस साल मैं क्वालीफाई नहीं हुआ था, नेक्स्ट ईयर मुझे एक ड्रॉप ईयर लेना पड़ा था, बट मैं कंट्रीब्यूशंस तो दूँगा हूँ क्योंकि मैं उनका जो मोटिवेशन था, उन मोटिवेशंस को देख कर के हम लोग जो है पढ़ाई करना सीखे कि पढ़ाई कैसे किया जाता है। एक्चुअली एक उस समय एक इंसिडेंट थी कि बिहार में वो एक बहुत बड़ा बाढ़ आया हुआ था और बाढ़ इतनी बड़ी बाढ़ थी कि आधा से ज़्यादा लोग, मतलब 40% बिहार में उसका इम्पैक्ट पड़ा था। लोगों के पास खाने की भी चीज़ें नहीं थी। तो आनंद सर उस समय क्लासेस को थोड़ा 2-3 दिनों के लिए थोड़ा-सा बोले थे कि थोड़ा होल्ड करते हैं और यहाँ सारे बच्चे मिल कर के हम लोग कुछ बनाते हैं। जैसे वहाँ पर लिट्टी वगैरह बनाया गया था, चूरा वगैरह दिया गया था एंड इन सब का पैकेट्स बना के ट्रक में डाल करके उनको भेजा गया था, ठीक है? कि उन जगह पर जाने के लिए कि जहाँ पर लोगों तक ये सामग्री नहीं पहुँच पा रही है, खाने की चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है। तब आनंद सर एक ही स्टेटमेंट दिए थे, पहले एक अच्छा इंसान बनो, फिर एक अच्छा आईआईटीएन बनो। अगर तुम अच्छा आईआईटीएन बन गए, अच्छा इंसान नहीं बने तो फिर कोई फायदा नहीं है तुम्हारे आईआईटी में जाने का भी। सर यही कारण है उनको आनंद कुमार नहीं बोला जाता, उनको द आनंद कुमार जोड़ा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक रीजन है। ये तो मैंने उनके काफी किस्से सुने हैं उनके। मैंने इवन ये भी सुना है कि जो पैसा, जो फीस वो सुपर 30 के अलावा बाकी लोगों से लेते हैं, मैक्सिमम अमाउंट वो डोनेशन में और बाकी बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। ये ट्रू है? यस सर, ये बिल्कुल ट्रुथ है। जो भी सुपर 30 के बच्चे, उनके लिए तो पढ़ाई और जो भी उनके खाने के कुछ भी है, वो सारे इकोनॉमिक हेल्प उनके साइड से होती है। एक भी रुपए उनसे वो चार्ज नहीं करते। इनके अलावा कुछ बच्चे अगर ऐसे भी आ जाते हैं कि सर मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मेरे घर पे ऐसी सिचुएशंस नहीं है, उन सारे बच्चों को सर फ्री में ही पढ़ाते हैं आज भी। ये सुपर 30 के अलावा मैं दूसरे बैच का भी बात कर रहा हूँ। कोई भी बच्चे अगर दूसरे ऐसे भी हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे की अगर प्रॉब्लम है, तो सर उनको भी आज भी फ्री में पढ़ाते हैं। उनकी मम्मी भी खुद से इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। जब कभी खाना बनाना होता है,
उस समय में मम्मी खुद भी आती है, वो सारी चीज़ों को बनाती है और बच्चों को देती है। तो ये सर का नेचर है। और सर जब ये सुपर 30 शुरुआत किए थे, तब सर ऐसा नहीं कि कोई बाहर के स्टाफ को रखे थे। सर की जो फैमिली मेंबर्स थे, जो सर की मम्मी थी, वो खुद खाना बना के देती थी इन बच्चों को खाने के लिए, ठीक ना? और वो बच्चे उन्हीं के हाथ से खाना खा करके और फिर IIT बॉम्बे तक पहुंचे थे। ये तो सर ये- हमने सुपर 30 मूवी जो ऋतिक रोशन की आई थी, उसमें हमने आनंद कुमार सर को और गहराई से जाना था। हमने सुना तो था, लेकिन जब हमने उस मूवी को देखा, उसको समझा, तो समझ में आया कि आनंद कुमार सही में द आनंद कुमार क्यों है। जी बिल्कुल, उसमें जितनी चीज़ें दिखाई गई है सब 100% सही है। उसमें कुछ भी ऐसा फेक नहीं दिखाया गया है कि नहीं उसको एक्स्ट्रा बढ़ा-चढ़ा के दिखाया गया हो, और ऐसा इसमें कुछ शायद नहीं। ऋतिक रोशन जो हैं, उन्होंने भी काफी समय दिया है आनंद कुमार को समझने का। कि सर काफ़ी लंबे समय तक सर के साथ रहे थे वो। अच्छा, इसमें सर आप लोग मनी बैक गारंटी देते हैं, ये क्या है? यानी ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? सर ये कॉन्फिडेंस ऐसे आया हो ना कि जैसे जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मैं सबसे पहले बच्चों के साथ इंडिविजुअली 1 टू 1 जुड़ता हूँ। मैं सारे बच्चों को समझने का ट्राई करता हूँ कि इस बच्चे का एक्चुअल लेवल क्या चल रहा है। अगर मैं उसके एक्चुअल लेवल को समझ जाऊँ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ जाऊँ, तो डेफ़िनेटली मैं उसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। ठीक है, अभी भी जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा, चाहे वो खेल-खेल में या मज़ाक-मज़ाक में भी अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताएँ हैं, तो 3-4 दिनों के बाद मैं उस बच्चे को बुला के उसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन ये चल रही थी। तो मैं हर बच्चे पर इंडिविजुअली वर्क करता हूँ या फिर कोटागुडी की जो पूरी टीम है, ठीक है ना? वो हर बच्चे पे इंडिविजुअली वर्क करती है, जिससे उस बच्चे को ये फ़ील होने लगता है कि ये पार्टिकुलर जो ऑर्गनाइज़ेशंस है, ये हमारे लिए वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम बस उस भीड़ का एक पार्ट बने हुए हैं कि हम वहाँ गए, पढ़ कर के वापस घर चले गए, अगर तुमसे हो गया रिज़ल्ट तो हो गया। अगर बच्चे रिज़ल्ट ना ला पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इंस्टीट्यूट भी अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अच्छा आपकी रिज़ल्ट क्यों नहीं हो पाई। हम लोग वो 100% ट्राई देने का करते हैं, मतलब 100% वो ट्राई करते हैं कि इस बच्चे का रिज़ल्ट्स तो होना ही चाहिए। अभी तक ऐसा हुआ है सर, आपने कभी कोई बच्चा आया है पैसे अमाउंट वापस के लिए? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई बच्चा नहीं आया कि जिनको ऐसा लगा होगा कि नहीं सर पढ़ाए हुए हैं एंड हम अनसैटिस्फाइड है वगैरह, ठीक ना? वो सारे बच्चे सैटिस्फाइड होते हैं, तो आज तक कोई बच्चे मुझे ऐसे मिले नहीं कि जो इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर आप हमारी क्लास में एक बार आते हो, तो आपको खुद ही ये फ़ील हो जाएगा कि नहीं सर कुछ अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये नॉर्मल पढ़ाने के तरीके से थोड़ा डिफरेंट है। आईआईटी के लिए टैलेंट इंपॉर्टेंट है या डिसिप्लिन? ऑब्वियस सी बात है सर, IIT के लिए डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बच्चा ज़्यादा टैलेंटेड हुआ ना, तो उसकी शुरुआत बेहतर हो सकती है। वो एक अच्छी शुरुआत कर सकता है, बट वो बच्चा अगर डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो वो उसको रिज़ल्ट में कन्वर्ट नहीं करवा पाएगा। पर अगर कोई बच्चा एवरेज है, जैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ठीक ना? पर अगर मैं डिसिप्लिन्ड रहूँ, ठीक है? तो मैं अपने एवरेज टैलेंट को लेकर के भी मैं डिसिप्लिन रह करके आराम से उसको रिज़ल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए आप IIT जैसे एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ये बात समझ के रखना पड़ेगा कि मेरा मिनिमम 5 आवर्स तो हमको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आज 10 घंटा कर लिए, कल फिर सो गए। उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे से तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहले जीनियस थे, हमसे सब हो सकता है, ठीक ना? अगर बच्चे इस भावनाओं में चले जाते हैं तभी उन बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपकी जो परसेंटेज है, आप उस परसेंटेज को फिलहाल भूल जाओ कि आपकी क्या परसेंटेज रही थी। आपकी 98 भी रही थी, 99 भी रही थी, तो आप उन चीज़ों को भूल जाओ, या फिर आपके 70 भी रही थी, तो आप उन चीज़ों को भूल जाओ। आप सिर्फ फैकल्टी की बात सुनो, जो आपको बताया जा रहा है। आप जो आज की क्लास में पढ़े हो, घर पे जाओ, सेम उन चीज़ों का रिवीजन करो। फैकल्टी हमारे यहाँ जो प्रॉपर जो हम लोग प्लान तैयार करके देते हैं, हम बच्चों को हर एक चीज़ तैयार करके देते हैं कि आज आप इन चीज़ों को बैठ के पढ़ रहे हो, तो हम उसके DBP प्रोवाइड करके देते हैं। नेक्स्ट डे इवनिंग में उसकी हम टेस्ट प्रोवाइड करके देते हैं, ताकि आप उस टेस्ट के पीछे चले जाओ। आपकी वो सारी चीज़ें कवर अप होती जाएगी और आपको अपने तरफ से क्या करना है, सिर्फ एक रिवीजन। अगर आप एक सिर्फ रिवीजन कर लोगे, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि आप जीनियस होगे तभी ये काम कर पाओगे। अगर आप एवरेज बच्चा भी हो तब भी आप ये काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स हो सकता है। पर ये पूरे काम को करने के लिए बच्चे के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इसको फॉलो कर पाएगा। अगर कोई बच्चे सर 10th से पहले अगर वो अभी 8th में है, ऐसे कंडीशंस में 9th-10th में भी उनका डिसिप्लिन होना और पढ़ाई अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। 9th-10th बेस देता है किसी चीज़ का। सवाल अगर टैलेंट और डिसिप्लिन में हो, अनडाउटली डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन टैलेंट विथ डिसिप्लिन अगर आ जाए तो आप बहुत ऊंचे तक पहुंच सकते हो। इसके लिए 9th-10th का आपका बेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सिचुएशंस मैं खुद का बताऊं सर, क्योंकि मैं टॉपर रहा हुआ था मुझसे, क्योंकि मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिले उस ड्यूरेशंस में। तो उस समय कई बार मुझे ऐसा लगा ये IIT जैसे एग्ज़ाम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हिम्मत हारने लग रहा था। उस समय मुझे अपने प्रीवियस कुछ रिकॉर्ड याद आते थे जब मैं टॉप कर सकता हूँ
इतने सारे प्लेस पे मैं कैसे हार सकता हूँ। ये अंदर से मुझे मोटिवेशन देता था, नहीं मुझे हारना नहीं है, मुझे ये करना है। तो आप अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं 9th-10th में, तो कुछ जगह पे जब आपकी हिम्मत टूटती है तो आपको वो एक पुशअप देता है कि नहीं आप आगे बढ़ो। तो आप टैलेंट विद डिसिप्लिन है अनडाउटली वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आप इस दोनों के बीच कंपेयर कर रहे हैं तब फिर डिसिप्लिन आपको ज़्यादा अच्छा आगे लाइफ में, आप किसी भी लाइफ में, लाइफ के किसी भी फेज पे अगर सक्सेस पाना चाहते हैं आपको डिसिप्लिन होना होगा। विदाउट डिसिप्लिन आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इंडिया की बात की जाए या नागपुर की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, क्लासेस हैं जो शॉर्टकट लेते हैं, तो क्या हम आईआईटी शॉर्टकट से निकाल सकते हैं? एक कहावत है सर, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ को शॉर्टकट तरीके से जाना चाहेंगे और ख़ासकर आईआईटी जैसे एग्ज़ाम जिसको वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है, इसे आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्वेश्चंस किस फ्रेम में पूछेंगे और किस तरीके के होंगे। ये बच्चे लोग जाते हैं कई बार वन शॉट देखते हैं या फिर कई बार वो कुछ डेमो क्लास अटेंड करते हैं, उनको लगता है कि ये शॉर्टकट तरीके से ये सवाल बहुत आसानी से बन गया, लेकिन इतनी सारी चैप्टर्स है आप इसके शॉर्टकट को याद नहीं रख सकते। और विदाउट कॉन्सेप्ट आप उनके जो क्वेश्चंस होती है आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो शॉर्टकट से आप एक फेज को कर सकते हैं, जबकि आईआईटी में एक ही क्वेश्चंस में 3-4 कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं। आप क्वेश्चंस का एक पार्ट जरूर सॉल्व कर लीजिएगा लेकिन बाकी पार्ट में एडवांस में आप फंस जाइएगा। और मैंने सर, सुना अगर है हम- सर एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ आज तक, ये ट्रू है? यस सर, वो जनरली एडवांस में रिपीट नहीं होते, एडवांस में generally। रिपीट नहीं होती, मेंस में रिपीट होती है। लेकिन उसमें भी सर अगर आप प्रॉपर अगर आप शॉर्टकट का सहारा लेते हैं, इंडिया में सर 1 लाख से ज़्यादा अच्छे अच्छे स्कूल है, उनके अगर रैंक 1 को भी ले ले, आप सिर्फ टॉपर को भी ले ले कि वो टॉपर अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट है क्योंकि वो तो शॉर्टकट रट सकता है, उनके पास तो एबिलिटी है, अगर सिर्फ वो भी हो जाए तो इंडिया में उतनी सीट भी नहीं है। तो आप सिर्फ शॉर्टकट के सहारे से अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं तो ये सारे टॉपर ही कभी होता ही नहीं। हर स्कूल के टॉपर का रिजल्ट हो जाता, लेकिन आप अपने आसपास कई ऐसे बच्चों का रिजल्ट देख रहे होंगे जो स्कूल का टॉपर नहीं है। तो अगर शॉर्टकट से होना रहता तब तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे कर जाते हैं हमेशा। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। सर अगर मैं शॉर्टकट की बात करूँ ना तो बच्चे शॉर्टकट से कंफर्ट जोन में जा सकते हैं, पर शॉर्टकट का ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो आईआईटी के थ्रू जाता हो। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट का रास्ता पकड़े हैं तो आप डेफिनेटली ये बात मान लीजिए कि आप आईआईटी के रास्ते में नहीं हो। आपके रास्ते में आईआईटी कभी नहीं आएगा। चाहे मैं आईआईटी की बात कर लूँ, चाहे मैं एम्स की बात कर लूँ, ये सारे एग्जाम वैसे एग्जाम हैं जिनमें आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी, मैप बनानी पड़ेगी कि अगर मान के चलिए कि मेरे पास सामने कोई क्वेश्चंस आया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि नहीं क्वेश्चंस आए तो सीधे मैं शॉर्टकट याद करना स्टार्ट करूँ, अरे इसका क्या शॉर्टकट याद किया था। आप कितना शॉर्टकट याद करोगे? ठीक ना? आपके पास में 10,000 शॉर्टकट्स होंगे, तो क्या 10,000 शॉर्टकट्स आपके 3 घंटे में स्ट्राइक कर जाएँगे एट ए टाइम आपको? कभी नहीं स्ट्राइक कर पाएँगे। तो सिंपल सी बात है कि आप उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने का ट्राई कीजिए। आप अगर शुरुआत से ही कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई कीजिएगा तो क्वेश्चन देखते के साथ आप क्वेश्चन लाइन टू लाइन पढ़ते जाइएगा, आपको ये हिट करना स्टार्ट करेगा कि ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसके लिए कौन-कौन सा अप्रोच लगेगा हमारे पास। तो हमें सबसे जैसे क्वेश्चन पढ़ के कंप्लीट करते हैं वैसे ही मेरे माइंड में उसका अप्रोच आ जाना चाहिए कि हाँ, इस अप्रोच के थ्रू मैं जाऊँगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिकल अप्रोच होना जरूरी। हाँ, बिल्कुल, अगर एक बार मैं उस अप्रोच को पकड़ लिया ना, तो फिर उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशंस करो, डेफिनिटली आपके पास आईआईटीज में आंसर्स सर है। लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है, ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक है सारे इसमें। अगर आप एक चीज़ को अगर समझना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डे जिस चैप्टर्स का आप स्टार्टिंग कीजिएगा लास्ट डे भी आपको लगेगा सेम कॉन्सेप्ट ही मेरा आगे बढ़ रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे तो सिलेबस आपको बहुत ही कम नज़र आएगा, शॉर्टकट का सहारा लेंगे तो आपको आईआईटी बहुत बड़ा सिलेबस नज़र आएगा। ये आनंद कुमार सर कंसेप्ट ही क्लियर करते हैं, हर एक टॉपिक का Exactly, वाई sir. पहले क्लियर होगा तो ही आप। सर उनका हमेशा से ये किया रहता था कि आप क्यों का जवाब ढूंढ लो, जिस दिन क्यों का जवाब ढूंढ लोगे उस दिन आप आईआईटी का जवाब ये ढूंढ तो लोगे। वेरी ट्रू है सर, वाई ढूंढ लिया तो लाइफ ऐसी इजी हो जाती सर जैसे अगर मैं केमिस्ट्री में एक एग्जांपल दे दूं, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब का कंसेप्ट कॉमन है। ठीक है, अगर आप एक कंसेप्ट पे अगर आपकी एक जो बेसिक कंसेप्ट होती है उस पर अच्छी कमांड हो जाती है तो आप ये मान के चलो कि ये 5 चैप्टर आपका कमांड हो गया। ठीक है, पर अगर बच्चे अगर इसी को अलग अलग फार्मूला वाइज शॉर्टकट्स वाइज अगर याद करने के लिए बैठे तो यही सिलेबस उनके लिए 2.5 से 3 मंथ का सिलेबस होता है। ठीक है, तो बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये हमारे शॉर्टकट्स के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें कंसेप्ट्स पे जाना चाहिए। है। यानी हमें फॉर्मूले नहीं रटना है, हमें ये समझना है कि फॉर्मूला बना कैसे। बना Exactly, कैसे? sir. ये यही समझ में आ गया तो वैसी चीजें इजी हो जाती है। हम्म। तो सर जो भी फॉर्मूला बनता है उसके पीछे एक लॉजिक होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सर, जो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, जो ये सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है,
इस ढंग से डिज़ाइन किया गया 1 2 2 3 4 5 जो भी है, वो जो डिज़ाइन करने वाले जो पिछले कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अगला कॉन्सेप्ट बनता है, फिर आगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके पीछे आपको प्रीवियस में उस टाइप से रिलेटेड को आपको कुछ बताया ना गया हो। जस्ट ये ऑर्डर में है, यानी लिंक है सब एक दूसरे। पूरे लिंक है सर। अगर आप पिछला समझ में आ रहा है तो आगे आपको खुद लगेगा कि यही होना था और दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके लिए। सुपर 30 की स्टाइल में पढ़ाई का रियल मीनिंग क्या होता है सर? सर सुपर 30 के स्टाइल में पढ़ने का तरीका है कि जो आपका पढ़ाई हो, ठीक ना, जो आपका रिवीजन हो, जो आपका टेस्ट हो, ये सब एक लिंक में होना चाहिए, ठीक है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि हम आज पढ़ाई कर रहे हैं एंड हमें ये नहीं पता कि इसका एडजेक्ट रिवीजन मुझे कब करना है, ठीक है, या इसका एडजेक्ट मुझे टेस्ट कब देना है, ठीक है। एक रूटीन चल रहा है, जैसे रूटीन के बेसिस पे वर्क चल रहा है, बच्चे उसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना। सुपर 30 स्टाइल में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि इस पार्टिकुलर जो चैप्टर, आज आप सोचिए कि अगर कोई बच्चा 2026 में एडमिशन लेता है जेईई के लिए और उसको 2028 में पेपर देना है और 2026 के अप्रैल मंथ में वो कोई चैप्टर पढ़ा है, तो क्या नॉर्मली 90% टाइम में आप ये देख सकते हैं कि 2028 में वो बच्चे को वो चैप्टर एग्जैक्ट याद होगा? नहीं होगा याद, ठीक है। तो क्या अब बच्चे अगर ये सोचेंगे कि चलो 26 में पढ़े थे हम, 28 में रिवीजन कर लेंगे, तो भी उस बच्चे से क्वेश्चन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इस 2026 से 2028 के जनवरी तक जब उसको पेपर देना पड़ेगा, इस बीच में कब-कब उसे रिवीजन करनी चाहिए और कब-कब उसे टेस्ट देना चाहिए, ये सबका अपना एक पैटर्न होता है, ठीक है। अगर बच्चे इस पैटर्न को पार्टिकुलर फॉलो करते हैं तो उसे वो सारे चैप्टर्स प्रॉपर्ली याद भी रहते हैं और वो उस टाइम में उसको स्ट्राइक भी करेगा कि इस क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है। इसके लिए पूरी एक रिवीजन चार्ट होती है, रिवीजन प्लान होती है, आप उस प्लान को फॉलो कीजिए। एंड जो सबसे आखिरी का जो 90 डेज होता है, 90 डेज में जो हम 60 टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ये बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सर ये सुपर 30 जो आनंद कुमार सर ने बनाई थी, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है? और आप सुपर 30 के स्टूडेंट रहे हैं, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? सर सिलेक्शंस के लिए सर एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। उस एग्ज़ाम में जो भी बच्चे क्वालिफाइड होते हैं वो 30 बच्चे को वो सेलेक्ट करते हैं और वो पहले से ही सर का ऐसा ही कॉन्फिडेंस पहले से हमेशा से रहा हुआ है कि ये जो भी 30 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इनकी आईआईटी में रिजल्ट होगी। और ये सच भी है, जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो भी सुपर 30 के स्टूडेंट रहते हैं वो सभी की सिलेक्शंस होती है। तो ये सर का एक पॉइंट है, लेकिन उनमें पढ़ाने का तरीका सर का इतना बेहतर होता है। आपके लाइफ में होने वाले आसपास का इवेंट, उसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फिजिक्स है, ऐसा नहीं होता कि उसमें सिर्फ केमिस्ट्री है या सिर्फ मैथ्स है, क्योंकि इवेंट को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से कोई मतलब नहीं होता। आनंद सर हमेशा ही, चाहे जो भी उस आप सुपर 30 के स्टाइल की आप बात करें, उनमें हमेशा ही आपके होने वाले इवेंट में वो हमेशा ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबको लिंक करते थे। हमें ये तीनों सब्जेक्ट कभी 3 सब्जेक्ट जैसा लगा ही नहीं। मुझे लगा कि बस आप साइंस पढ़ रहे हो। ये इंटरेस्ट डेवलप होना, ये सुपर 30 को बाकी के सभी से काफ़ी अलग करता है। बाकी सारे प्लेसेस पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं अभी फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मैं अभी केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप सिर्फ अभी फिजिक्स के लिए। आपको हर टाइम लगेगा कि मैं तीनों चैप्टर के साथ टच में हूँ और तीनों चैप्टर्स को एक साथ मैं तैयारी कर रहा हूँ। और ये तीनों सब्जेक्ट पे अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड रहे तो आपको ऐसा ये एग्ज़ाम कम और गेम ज़्यादा लगने लगता है। तो ये सिलेक्शंस के चांस अनडाउटली आपको कुछ ही टाइम में ये कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। आईआईटी एग्ज़ाम के लिए मेरा एक सीट तो रिजर्व है, चाहे कोई किस भी, अगर वो 10,000 सीट के लिए ले रहे हैं तो इसका मतलब वो बाकी 9,999 सीट के लिए एग्ज़ाम ले रहे हैं। मेरे लिए एक सीट तो रिजर्व है, क्योंकि ये एग्ज़ाम को वो हर दिन जी रहा होता है और इसका वो वेट कर रहा होता है, ये एग्ज़ाम आएगा और मुझे परफॉर्म करना है। सर आईआईटी, आपने आईआईटी पढ़ा, बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ अपना, बहुत अच्छी जगह आप प्लेस हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो ये कोटा गुरु आपने क्या सोच के बनाया? आप सब जो आईआईटी से पास आउट हैं, सब 3-4 लोग आईआईटी हैं, एक एनआईटी हैं, डॉक्टर की फैमिली से लोग, ये क्या सोच के आपने कोटा गुरु बनाया सर? सर मेरे कॉलेज के इसके बाद मेरी प्लेसमेंट हुई थी, मैं निसान में जॉब कर रहा था। उस ड्यूरेशन से मैंने जो भी डेवलप्ड कंट्री के बारे में जाना और जो भी मैं देखा वहाँ, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि वहाँ पे सारे रिसर्च करने वाले लोग जो भी बहुत अच्छे एजुकेटेड होते थे, वो लोग एटलीस्ट वीक में 1 डेज़ या मंथ में 1 दिन कहीं ना कहीं पढ़ाने जाते थे। आप नासा के भी साइंटिस्ट को ले लीजिए या कुछ भी, उन लोग कहीं ना कहीं अपने देश के लिए 1 डेज़ अपना टाइम लगाते हैं। अपने इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा नहीं हो रहा। हम लोगों को ऐसा लगा कि आज से कुछ साल बाद अगर खुद को पीछे पलट कर देखें तो क्या लगेगा, क्या खुद के लिए जिए या कभी देश के लिए भी कुछ किए।
हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि शायद ये नॉलेज तब काम आएगा जब कभी ऐसा हो कि हम लोग भी कुछ किए हो। और नॉटली सर, आनंद सर के स्टूडेंट होने के इस पे आनंद सर हमेशा से ही ये बात एक चीज़ बच्चों को बताएं कि अगर कुछ कर सकते हो तो देश के लिए कुछ न कुछ करना जरूर, शायद उस दिन आपकी गुरु दक्षिणा पूरा हो जाएगी। और इस अकॉर्डिंग से हम लोगों को ऐसा लगा कि कुछ समय, जो भी समय हम लोग निकाल सकते हैं उस टाइम बच्चों को एजुकेट करने का जितने भी तरीके अच्छे तरीके से, क्योंकि आज सर आईआईटीज़ को मार्केटिंग ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे कोचिंग सिर्फ ऐसे झूठे वादा करते हैं इस ढंग से आ जाओ ये हो जाएगा, बच्चे की कैरियर ख़त्म हो जाती है। हम लोग बस उसको एक ट्रू तरीके से देखने का नज़रिया बस सोचे जितने बच्चों का हो सके उसको हम लोग चेंज करें। और उस तरीके से एक बार तुम देखो जिस नज़रिए से मैंने आईआईटी को देखा, जिस नज़रिए से मुझे सर ने देखना सिखाया, एक बार उस नज़रिए से तुम भी आईआईटी को देखो, शायद तुमको भी बहुत आसान लगेगा ये एग्ज़ाम। एवरेज पैकेज की बात की जाए सर बैचलर डिग्री के लेवल पे, तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और अगर आईटी उसमें ला लिया जाए तो क्या पैकेज, आपका क्या कहना है इसमें? सर अगर आप आर्ट्स को देखिए ना, तो आर्ट्स की एवरेज पैकेज 2.5 लाख तक होती है ना, 2.5 लाख से 5 लाख तक चल रही होती है। एंड उसकी जो हाईएस्ट पैकेज होती है वो 10 लाख के आसपास जाती है। फिर अगर आप कॉमर्स को जाकर के चेक कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा कि कॉमर्स 8 से 10 लाख एवरेज पैकेज है अच्छे इंस्टीट्यूशन की, ठीक ना। और जो हाईएस्ट पैकेज है वो 22 से 25 लाख तक जा रही होती है, ठीक ना। और फिर अगर मैं बात करूँ साइंस के लिए, ठीक ना, जो आईआईटीज़ वगैरह की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो वहाँ की एवरेज पैकेज 22 से 25 लाख तक होती है। और एवरेज पैकेज जो अभी करंटली एक वीक पहले जो बच्चे का हुआ था आईआईटी हैदराबाद से, उन्हें 2.5 करोड़ मिला था। 2.5 करोड़। करोड़ बिल्कुल। तो एक साइंस में बहुत अच्छी पैकेज है, बहुत बढ़िया पैकेज है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो साइंस ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं। एक चीज़ सर मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे आप ये बात मान के चलो कि कोई बच्चा अगर कॉमर्स में बहुत अच्छा करता है, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत बड़ी कंपनियां होती है, बहुत पैसा होता है उसमें, सबको ऐसा लगता है। आप इन्वेस्टमेंट बैंक की जो सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, जैसे गोल्डमैन सच की बात कर ले, ठीक ना, मॉर्गन स्टैनली की बात कर ले, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक ना, जहाँ पर बच्चे जाने के सर जिसकी मतलब कि सपना होती है कि सर मैं इस जगह पर जाऊँ। आप उस पार्टिकुलर जगह को जाकर के चेक कीजिए कि इस जगह पर अगर वो 50 वैकेंसी वो एक साल में अगर वो क्रिएट करते हैं, तो उसमें कॉमर्स से कितना फिल करते हैं और साइंस से कितना फिल करते हैं। फिर आपको ये पता चलेगा कि 50 में से मात्र 5 सीट जो है वो कॉमर्स के थ्रू है और 45 सीट आईआईटी के थ्रू फिल होती है। और मैं आपको आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि जब वो बच्चा कॉमर्स से जा रहा होता है तो उसकी पैकेज होती है 22 लाख रुपए, और वही बच्चा जब आईआईटी से जा रहा होता है तो उसकी पैकेज होती है 55 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर आप कॉमर्स के टॉप पे भी जा रहे हो तब भी आप 22 लाख का पैकेज सेम कंपनी में ले रहे हो, और सेम कंपनी में वही आईआईटी का बंदा जो है वो 50 से 55 लाख रुपए ले रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक एडवांटेज होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं साइंस की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, क्योंकि हम कॉमर्स से जो हमारी टॉप कंपनियां हैं वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा आईआईटीएन बैठे हुए, ठीक है। अगर आप एमबीए की बात कर लीजिए, आपको ऐसा लगता है कि सर एमबीए से बाहर निकलते हैं तो 80 लाख के पैकेज, 1 करोड़, 1.2 करोड़ कॉमन पैकेज, ये ऐसे सारे मिलती है। पर आप कोई भी आईआईटी के मतलब आईएम की बात कर लीजिए, आईएम एबीसी में से तीनों में से कोई भी, आप वहाँ जाकर के देखिएगा आपको 70% सिर्फ आईआईटीएन मिलेंगे, ठीक है। तभी तो वो पैकेज ज़्यादा है। आईआईटीएन की ऑलरेडी पैकेज 40 लाख 50 लाख पे थी, फिर वो पढ़ाई करने के लिए एमबीए किया, तो क्या आपको लगता है कि वो 80 लाख से कम पैकेज पे जाएगा भी? ठीक। सिर्फ पैकेज देखकर सर मूव करना ये सही चीज़ नहीं है। आप करंट सिचुएशंस को देखिए तो दुनिया बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज होती जा रही है और इस टाइम में आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद को अपडेट नहीं कीजिएगा तो आज के टाइम में आपकी सर्वाइवल्स धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये साइंस बैकग्राउंड आपको कहीं ना कहीं डिजिटली कनेक्ट और जो साइंस से इससे कनेक्टेड रखती है, तो लाइफ में आप आगे बढ़िएगा। हाँ, रही बात आपकी अगर पैकेज की, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आप लगभग 15th के एज में आप 10th कर रहे होते हैं, 17th के एज में 12th होगी और उसी ड्यूरेशन में आपको आईआईटी की पेपर देनी है। 4 साल के आईआईटी के बाद आप 21-22 के एज में होंगे और उस ड्यूरेशन में आपको बहुत ह्यूज पैकेज मिलता है। दूसरे फील्ड से कंपेरेटिवली जो आपके पास ये पैकेज, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ की बहुत सारी पैकेजेस मिलती है लेकिन वो एक लंबे एज के बाद मिलती है। इधर भी मिलती है लेकिन पैकेज ही एक चीज़ नहीं होता। लाइफ में सक्सेस होने के लिए ये जो आईआईटीज़ की कंपटीशन है ये 12th लेवल में हो रही है, ये आपको डिसिप्लिन वे में जीना सिखाता है। हो सकता है आप इस आईआईटी की प्रिपरेशंस करने के ड्यूरेशंस में आपका आईआईटी ना निकले, हो सकता है आप फेल हो गए, आपको एनआईटीज़ भी नहीं मिली, ये भी नहीं मिली, लेकिन एक बार अगर आप लाइफ को डिसिप्लिन वे में जीना सीख लिए ना,
हो सकता है इस गेम में आप हार जाइए, लेकिन ज़िंदगी के गेम में तो आप डेफिनेटली जीत जाइएगा। सर बहुत सारी क्लासेस 8, 9, 10 के साथ फाउंडेशन चलाती है, बट फाउंडेशन चलाते बट उन्हें एक्चुअल पता ही नहीं फाउंडेशन क्या होता है या प्रॉपर चला नहीं पाते। तो क्या ये सही है कि हम 8, 9, 10 से फाउंडेशन पे वर्क करें आगे के लिए? नहीं, डेफिनेटली देखिए, बच्चों को तो वैसे तो बच्चे क्लास 6 से फाउंडेशन ज्वाइन कर लेते हैं। क्लास 6 हाँ, बट अगर बच्चे क्लास 6 से ना भी किए हो तो 8th क्लास तो कंपल्सरी है आपके लिए। सबसे पहले कि इसकी अपनी एक प्लानिंग्स होती है। जैसे क्लास 8th में बच्चों का बेसिक सही करवाया जाता है कि ठीक है, उस बेसिक्स में क्या होता है कि बच्चों का कैलकुलेशन से स्ट्रॉन्ग करवाया जाता है कि आपका कैलकुलेशन सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग किए हुए आपके लिए 9, 10th, 11, 12 ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड तैयारी करते हैं। वो क्लास 10 तक में बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, फिर वो 11th में आके उनको लगता है कि हम आईआईटी की प्रिपरेशन करने आए। जब वो 11th में आईआईटी की प्रिपरेशन करने आते हैं तो उनको ये फील होता है कि यार जो बच्चा मतलब हमारे साथ बैठा हुआ है ना, जब हम सोचना स्टार्ट करते हैं तब तक में तो कैलकुलेशंस करके आंसर भी दे चुका रहता है। फिर उसको ये पता चलता है कि अच्छा ये बच्चा प्री फाउंडेशंस कोर्स किया था। ये प्री फाउंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो क्लास 9th का सिलेबस है सेम सिलेबस क्लास 11th का है। अगर आप क्लास 9th में कोई चैप्टर मोशन है, क्लास 11th में भी मोशन ही है। क्लास 10th में अगर कोई चैप्टर लाइट है तो वो सेम क्लास 12 में भी है। तो 9th पूरी तरीके से 11th के साथ सिंक है, 10th पूरी तरीके से 12 के साथ सिंक है। अभी आप लोगों ने फाउंडेशन के ऊपर ऑलरेडी कोर्स बनाए हैं सर? एग्जैक्टली बिल्कुल सर, ये प्रॉब्लम्स इंडिया में काफ़ी कॉमन है। पेरेंट्स को ये प्री फाउंडेशंस का उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता नहीं होता, जिसके कारण अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। और सही पूछिए तो ये प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को भी पता चली कि ये बच्चे अवेयर नहीं होने के कारण उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए आपने अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखी होंगी, उसमें 9th में ही बच्चे को ये सेलेक्ट करना पड़ सकता है, आपको साइंस लेना है या कॉमर्स। आप पहले से तैयारी को शुरू कीजिए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ अपनी आ रही है, उसमें ये चीज़ें कि आपको पहले से करना है। मतलब गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें के लिए ये कर रहे हैं कि आपको 9th से लग जाना चाहिए कि अब आगे के लिए क्या करना है। वो आपका सबसे पहला स्टेप होता है, जहाँ से आपको अपनी लाइफ के किस डायरेक्शन से बढ़ना है, वहाँ से सोचना शुरू करें। इसके लिए आपको 9th का तो प्री फाउंडेशन सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसकी बेस अगर वीक रह गई तो 11th में जितने ज़्यादा वाइड गैप है, जो आपको हर साल की गैप है, जैसे 6 से 7th में, 7 से 8 में बहुत कम की गैप है, लेकिन 10th के बाद 11, 12th में एक बहुत वाइड गैप आ जाती है। अगर आप 9, 10 का भी बेस वीक रहा तो आपको 11, 12 का इतना बड़ा गैप तो फिल करना ही है। फिर साथ में 9, 10 के भी उस बेसिक को कंप्लीट कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुत बेहतर होगा कि आप 9th से ही थोड़े अपने एरिया को आप मैंने आपका कोटा गुरु का सर 11, 12 जेडब्ल्यू का सिलेबस और बाकी मटेरियल देखा है, काफ़ी वाइड है। इसमें आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं जो बाकी क्लासेस नहीं कर पाती है, उनको पता ही नहीं कि ये चीज़ें देना चाहिए? सर एक 11, 12 या 9, 10 से रिगार्डिंग? नहीं, मैं आईआईटी की बात कर रहा हूँ, जेडब्ल्यू। आईआईटी के लिए एक तो सर बच्चे को बहुत ज़्यादा डाउट होता है इस चीज़ को लेकर कि मैं अभी डाउट हो रहा, घर पे बैठे हुए हैं, मैं अपने डाउट को कैसे पूरा करूं। तो इसके लिए हम लोगों ने 24/7 उनको हर टाइम, आपको रात के 2 बजे आपको लग रहा है कि मुझे कोई डाउट है, तो आप उस समय भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। 24/7 सपोर्ट। यस सर। वाओ, ग्रेट। ये दैट्स वेरी नाइस। कि बच्चे को कभी भी वो पढ़ने के अपने टाइम में उस समय उनको वो डाउट है, अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो आगे के क्वेश्चन उनसे बनते ही नहीं। इसीलिए हम लोगों ने उनको ऑनलाइन थ्रू में आप उनको तुरंत फ़ोटोज़ भेज दीजिए, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगी, या फिर वीडियोज़ के थ्रू या वॉइस के थ्रू आप अपने सॉल्यूशंस को पहले तो ले सकते हैं। दूसरे कि कई बार ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिशन्स हम लोगों का कम है, ये 100 बच्चे के बीच में, 200 बच्चे के बीच में कॉम्पिटिशन्स। अब पहली चीज़ ये है कि अगर इस कॉम्पिटिशन्स को लेने के लिए मैं बहुत बड़े भीड़ के बीच चले जाऊँ तो पर्सनल केयर ख़त्म हो जाता है, और अगर मैं छोटे में आ जाऊँ तो ये प्रॉब्लम आता है कि मुझे जो है कॉम्पिटिशन्स फील नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि बैच को पहले छोटा बनाया, लेकिन इसके टेस्ट के लिए हम लोग कुछ AITS या इनका हेल्प लिया, जो कि एक थर्ड पार्टी होते हैं। वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज करवाते हैं, इसमें 1,00,000 2 लाख बच्चे बैठते हैं। ये बच्चे के साथ में मैं उनको टेस्ट दिलवाता हूँ। इनसे ये उनको फील होता है कि लाख बच्चों के बीच में मेरा ये क्या है। कॉम्पिटिशन्स के लिए वो उस फेज को लेते हैं, और पर्सनल केयर के लिए हम लोग बैच को छोटा कर देते हैं। इससे हम लोग पर्सनल अटेंशन दे पाते हैं, जिससे रिजल्ट थोड़ा देना आसान हो जाता है। सर अगर मैं कोटा गुरु के टेस्ट पैटर्न की बात करें ना, तो कोटा गुरु का टेस्ट पैटर्न बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग पार्ट टेस्ट लेते हैं। पार्ट टेस्ट का मतलब हो गया कि आप हर 15 डेज में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम आपके टेस्ट लेंगे। जब हर 3 पार्ट टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तब मैं बच्चों से क्यूमुलेटिव टेस्ट लेता हूँ।
क्यूमुलेटिव टेस्ट का मतलब लास्ट 45 डेज में जो भी आप पढ़े हैं 3 टेस्ट के बेसिस में लास्ट 45 डेज उसके सिलेबस पे आपकी क्यूमुलेटिव 1 होगी। तो क्यूमुलेटिव 1 जब बच्चे दे रहे होते हैं ना, तब उसकी प्रॉपर रिवीजन हो चुकी रहती है पहले 3 चैप्टर्स की, ठीक है। फिर उसके बाद जब पार्ट टेस्ट 2 होता है, मतलब पार्ट टेस्ट 4, 5, 6 होता है, फिर सेकंड क्यूमुलेटिव्स आती है। अब ऐसा नहीं कि ये सेकंड क्यूमुलेटिव 45 डेज पे ही बेस्ड होगा, अब ये सेकंड क्यूमुलेटिव 90 डेज के बेस पे होगा। इसका मतलब कि आप डे 1 से लेकर के जो अब तक पढ़ाई किए हो वो सब आपका प्रॉपर रिवीजन होगा। फिर जब आप क्यूमुलेटिव 3 दोगे तो फिर वो 145 डेज की हो जाएगी, ठीक ना। फिर क्यूमुलेटिव 4 दोगे तो वो 180 डेज की हो जाएगी। इस ढंग से धीरे धीरे आपको क्या होगा कि मतलब प्रॉपर रिवीजन जो आप डे 1 पे पढ़े थे ना, वो रिवीजन आपकी रेगुलर होती जाएगी। आप सोचो कि जब आप क्यूमुलेटिव 10 दे रहे होगे तो आपकी 10 बार रिवीजन कंप्लीट हो चुकी हुई होगी। अगर आप 10 बार रिवीजन दोगे तो डेफिनेटली आप, इसलिए आपने वो 26, 28 याद रहेगा उसमें। बिल्कुल। तो ये तो मैं सिर्फ पार्ट टेस्ट और क्यूमुलेटिव्स की बात किया। इसके बाद फिर हमारे पास माइनर टेस्ट होते हैं। माइनर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो पूरे सिलेबस है उनको जैसे 11th के सिलेबस को 5 डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। और फिर 5 टेस्ट उसका लिए हम 11th का, और छठा टेस्ट होता है वो फुल 11th का होता है। फिर उसी ढंग से 12th क्लास में भी हम लोग वही करते हैं कि इस पूरे 12th के सिलेबस को 5 शिफ्ट में डिवाइड कर देते हैं और छठा टेस्ट 12th का होता है। तो इस हिसाब से हम लोग 12 टेस्ट ऐसा लेते हैं जो माइनर टेस्ट होता है। मेजर टेस्ट तो हमारे पास वैसा हो गया जो फुल टेस्ट सिलेबस लेते हैं तो वो हमारे पास मेजर टेस्ट आता है। फिर हम लोग एक लेते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट। इसमें पार्टिकुलर हर चैप्टर का इंडिविजुअल टेस्ट होता है। इसमें हम लोगों को ये पता चलता है कि बच्चे का पार्टिकुलर कौन सा चैप्टर वीक चल रहा है। इसके अलावा भी फिर 3-3 चैप्टर को मिला करके हम लोग यूनिट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं कि हर 3 चैप्टर को मिक्स करके हम एक यूनिट टेस्ट प्रोवाइड करके देते हैं। इन सब के अलावा डेली शाम में, डेली इवनिंग में 9 o'clock पे बच्चों का 20 मिनट का एक टेस्ट होता है कि आपको डेली इवनिंग में जो आप दिन भर काम किए हो उसके बेसिस पे नाइट में एक टेस्ट होगी 20 मिनट का। खाना खाने के बाद आप सिर्फ वार्म अप टेस्ट है वो, उसका वो कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर बच्चों के हिसाब से कंसिस्टेंटली अगर कोई बच्चा दे रहा होता है 2 साल तक तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब इसका इम्पैक्ट फील होता है कि एग्जाम में जब भी वो क्वेश्चंस देखता है तो उसको सारा क्वेश्चन जाना पहचाना हुआ लगता है कि ये सारा क्वेश्चन जाना पहचाना हुआ। और सबसे आखिरी में जो सर बताए कि AITS की हम लोग बात करेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, इसमें 2 लाख से ऊपर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ताकि आपकी रैंकिंग एक निकल पाए कि एग्जाम से पहले हमें ये पता हो कि हम लोग ऑल इंडिया रैंक कहाँ पर चल रहे होते हैं। 24/7 में जो टीचर्स होते हैं सर वो इक्विवेलेंट होते हैं क्योंकि 2 साल आपको सर्विस देनी है। तो जो टीचर हैं वो बराबर IIT और उस लेवल के होते हैं जो डाउट क्लियर करते हैं। यस सर। सर एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है। यस सर, ये एक बहुत बड़ी टीम है जो इसके पीछे लगातार वर्क करते रहते हैं। बहुत सारे टीचर्स इनकी ग्रुप होती है जहां आप डाउट को भेजते हैं, वो उनकी 8 आवर की अपनी एक साइकिल पीरियड में चलता रहता है उनका। आप डाउट को भेजते हैं तो 30 सेकेंड से कम टाइमिंग में आपको वो उनका डाउट क्लियरेंस कर देते हैं। एक बहुत बड़ी पॉइंट ये भी है सर कि बहुत सारे बच्चे 12th को लेकर के भी डरे होते हैं कि शुरुआत में वो तैयारी करते हैं जेई की, लास्ट में उन्हें 12th का इतना ज़्यादा डर लगा हुआ होता है, उसके कारण वो 12th में शिफ्ट हो जाते हैं, या तो उनका जेई एग्जाम खराब हो जाता है और कई बार 12th खराब हो जाता है। वो दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। हम लोगों को ये बात पता है क्योंकि ये जनवरी में ही के लास्ट में आपको जेई भी आएगी और उसके जस्ट बाद आपकी 12th स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग अपने तैयारी में पैरेलल में इनकी तैयारी लेकर के चलते हैं कि अगर 12th में तुमको लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे और जेई में करना होगा तो कैसे करोगे, ताकि आप दोनों अगर पैरेलल चलता रहेगा तो उनको लगेगा कि मैं दोनों में बहुत कंफर्टेबल हूँ और लास्ट टाइम में वो इसकी रिविजन्स और इसकी रिविजन्स को दोनों पैरेलल में साथ में करते जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं बच्चे। ग्रेट सर, यानी बच्चा स्टेट बोर्ड का हो, CBSE का हो, ICSE बोर्ड का हो, IB बोर्ड का हो, हर एक बच्चा कोई भी मीडियम से हो, IIT सबके लिए है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि साइंस की सिलेबस सबकी लगभग सेम है, सेमी टॉपिक, सेमी सिलेबस, सब कुछ सेम है उनके लिए। तो अगर आप सेम चीज़ों को समझते हैं, बस बोर्ड एग्जाम में उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, जबकि आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे होती है। तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें आपको ये कि आपकी कॉन्सेप्ट कितनी क्लियर है, आप उसको कैसे देख सकते हैं, और जब इनमें रहता है तो आपको लिखने की कुछ प्रैक्टिस करनी होती है जो आप क्लास के ड्यूरेशन में साथ में कर सकते हैं। ग्रेट सर, जो नोट्स है जैसे आप लोग तो पढ़ाते रहते हैं, तो ये नोट्स कैसे अपडेट होती है, आप कैसे अपडेट करते हैं? आप कोई पुराने पैटर्न को फॉलो करते हैं कि रेगुलर आपके नोट्स अपडेट होते रहते हैं? नहीं सर, जो हमारे नोट्स है वो फुल्ली अपडेटेड नोट्स होते हैं। लास्ट ईयर क्या क्वेश्चंस पूछा गया, हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं अपने नोट्स में। और हमारे नोट्स में हम इतना कैपेबल हैं, मतलब हम इतना कॉन्फिडेंट है, कैपेबल नहीं बोल सकते, कॉन्फिडेंट बोल सकते, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये बात मान के चलो कि कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट से बाहर पूछा गया हो। ठीक है, अगर 25 पूछ रहा है तो 25 में 24 की तो मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन स्किप हो सकता है,
ठीक ना, क्योंकि बहुत सारी इनऑर्गेनिक में सवाल होते हैं जिनकी डायमेंशंस अलग होती है, कलर्स अलग होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। सर आपका तो बोलना है कि आपकी नोट के बाहर के क्वेश्चन आना बहुत रेयर चांसेस रेयर चांसेस है बिल्कुल, ठीक बहुत ना। रेयर हाँ, चांसेस है, अभी तक बहुत तो बड़ी ऐसा बात नहीं है होता, ये। और कई क्वेश्चंस तो मैं आपको दिखा दूंगा कि डायरेक्ट जो आपके क्लास नोट्स में होंगे सेम सवाल एज इट इज डाटा के साथ एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। जो जेई मेंस वगैरह का जी, एग्जाम जी। होता है, ये सारे में एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट टच करता है। ओके। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे, ऐसा सिर्फ मैं अपनी क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। जो हमारे कोटा गुरु की जो पूरी टीम है, आप उसके नोट्स को उठाइए और कहीं से भी नोट्स को आप ये कीजिए, कंपेयर करके सर मैं देखिए। आपके कोटा गुरु की टीम के मेंबर्स के बारे में जानना चाहूंगा। जैसे मैं आपके बारे में जाना हूं कि आप दोनों आनंद सर के स्टूडेंट हैं, आप सुपर हेमंत सर आप सुपर 30 के स्टूडेंट रह चुके हैं। बाकी और कौन कौन से मेंबर हैं जो क्या पढ़े हैं, इन्होंने क्या किया है जो नीट और आईआईटी के लिए आप पढ़ा रहे हैं? नहीं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, इसमें हमारे पास में हमारे साथ अभी बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, ठीक ना। सबके बारे में तो इंडिविजुअली एक एक करके जी, बताना जी। मुश्किल होगा थोड़ा सा। हाँ, जी, पर हमारे पास जो हमारे टीम में जैसे संजीत सर वगैरह हो गए, संजीत सर की भी पढ़ाई एनआईटी जमशेदपुर से हुई है, ओके। ठीक ना। एंड वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक ना। जब बच्चे उनके साथ जुड़ते हैं ये क्या तो पढ़ाते हैं काफ़ी सर? अच्छा, ये सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ाते हमारे मैथमेटिक्स में एक और निकेश सर भी हैं, ठीक ना। वो भी एनआईटी रायपुर से पास आउट है एंड उनके भी काफ़ी अच्छे हैं। जब वो पढ़ाते हैं तो बच्चे को काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, पर्टिकुलर हम इनके साथ अच्छे कनेक्शंस में हैं जुड़े हुए, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें, हमारी एक अच्छी टीम है, बहुत सारे फैकल्टीज और भी हैं हैं। और बायो के लिए हर सर? फैकल्टीज के लिए। बायो के लिए हमारे पास हमारे जो गेस्ट लेक्चर में आते हैं वो अजय आर्य सर हैं, ठीक ना। उनकी ऑल इंडिया रैंक 32 थी, ओके। ठीक है। पर वो आते हैं बच्चों को, वो रेगुलर बेसिस पर नहीं आ सकते क्योंकि वो दिल्ली में डॉक्टर भी हैं, एज ए इंदिरा गांधी कॉलेज में वो एज ए डॉक्टर हैं। तो वो आ नहीं सकते यहाँ पर रेगुलरली, बट मैं उन्हें गेस्ट लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाता हूँ ताकि आप आइए एंड बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि पार्टिकुलर कैसे बच्चों को निकालना चाहिए एंड इसका क्या फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट। प्री फाउंडेशन में आपका क्या व्यू है सर? सर अगर मैं प्री फाउंडेशंस की बात करूँ ना, तो प्री फाउंडेशंस अगर किसी बच्चे का बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, तो आईआईटी ऑब्वियस सी बात है उसकी अच्छी होगी। अगर किसी बच्चे का प्री फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि उसकी आईआईटी अच्छी हो सकता है उसकी आईआईटी अच्छी ना हो, ठीक है। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे अगर आप मान के चलो कि 10th का लेवल ही ऐसा चल रहा है ना, बोर्ड लेवल ये चल रहा है, ठीक ना। तो जेई लेवल सीधे ऐसा है कुछ, ठीक ना। एक बहुत बड़ा गैप है ना, और इस गैप को बच्चे फिल करने में, ठीक ना, अपना जो 5 से 6 महीने का जो टाइम लगाते हैं, और इस टाइम के बाद में वो बहुत सारे सिलेबस को छोड़ चुके होते हैं, ठीक है। उसको पता ही नहीं चलता। कोई भी बच्चों को आप देख लीजिए, आप ये मतलब ट्रायल एंड टेस्टेड है, ठीक है। आप किसी बच्चे को लीजिए कि जो बच्चा अब तक सिर्फ बोर्ड एग्जाम पढ़ाई किया था एंड उसकी परसेंटेज 98-99 परसेंटेज थी। आप उस बच्चे को, वो बच्चा जब यहाँ आता है पढ़ने के लिए, ठीक ना, और जब वो बैठता है क्लास में, आप उससे उसकी क्लास होने दीजिए, 10 दिन क्लास होइए और फिर उस बच्चे के पास वापस जाइए और उस बच्चे से पूछिए कि तुम्हें क्या सबसे बड़ा गैप लग रहा है। तो वो यही बात बोलेगा कि जो अब तक हम लोग 10th तक पढ़ रहे थे ना, तो 10th तक हमारे पास क्या था, बेसिक मैथमेटिक्स होता था, कोई ऐसी कोई बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। जैसे वो क्लास 11th में आता है वैसे उसको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है एंड उसको ये पता ही नहीं चलता कि भाई ये जो हम पढ़ रहे थे अब तक 10th में और ये जो हम 11th में पढ़ रहे हैं, इन दोनों में कोई रिलेशन भी है क्या? कोई रिलेशन फील नहीं होता, ठीक है। और बच्चे को वहीं पर डिफिकल्टीज स्टार्ट हो जाती है, और जब वो डिफिकल्टी स्टार्ट हो गई तो फिर आप ये बात मान के चलिए कि उस जगह पर वो पार्टिकुलर बच्चा जो है वो फेल हो जाता है। जब कभी भी सर प्री फाउंडेशंस की तैयारी होती है, इसका मीनिंग ये है कि 10th के बाद आप सीधा, अगर आपकी पहली कंपटीशन से जेई होती है ना, कई बार अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। प्री फाउंडेशन इन सेंस कि आप बोर्ड के साथ में कुछ और भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को साथ में दें। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट एनटीएससी का कंडक्ट करती है, ओलंपियाड कंडक्ट करती है, केवीपीआई, बहुत सारे एग्जाम्स है। आप उस टाइम में प्री फाउंडेशंस के साथ में ऐसे एग्जाम में भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। अगर आप जब उनकी प्रिपरेशंस करते हैं तो आपके अंदर से आता है ये वाले भी फॉर्म को मुझे भरना चाहिए। आप जब आईआईटी के एग्ज़ाम देने के पहले मेडिकल या किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, सीए किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अगर उसके पहले कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दे चुके होते हैं तो आपको उस चीज़ को, उस कॉम्पिटिशन्स को लेकर एक बहुत ही अच्छा पिक्चर क्लियर होता है कि अब मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो प्री फाउंडेशन के समय जब आप उसकी प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे, तो साथ में आपको पता भी चलता चलेगा कि आखिर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी होती कैसे है। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ अगर बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ते रह गए तो फिर आपको आगे भी जाकर 11th-12th में लगेगा पहले 12th बोर्ड दे देता हूँ, पहले ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, फिर सारी चीज़ों को करता रहूँगा। लेकिन सर वो बच्चे बाकी उन बच्चों से बहुत पीछे रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को ये बात समझना पड़ेगा कि प्री फाउंडेशंस अभी क्या हो रहा है कि हम बच्चों से कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांग रहे हैं। बच्चे का, जो बच्चे कहीं भी क्लासेस कर रहे होंगे, ठीक ना, वो 2 घंटा तो मिनिमम दे ही रहे होंगे।
हम उन बच्चों से मात्र वही 2 घंटा मांग रहे हैं कि आप वही 2 घंटे दो। इस 2 घंटे में मैं आपका जो स्कूल ओरिएंटेड जितनी भी सिलेबस है, वो भी कंप्लीट करके दे रहा हूँ और साथ-साथ में मैं प्री फाउंडेशंस की जो सारी चीज़ें जो 11-12 में लग रही होगी, ठीक है ना? उन सारी चीज़ों को भी मैं आपको इंडक्ट करके दूँगा। क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई स्कूल का सिलेबस बहुत कोई बड़ा सिलेबस नहीं होता है। छोटी-सी बुक होती है, 20-20 सवाल होते हैं, ठीक ना? आप एक बात बताइए कि कोई पार्टिकुलर चैप्टर में बच्चे सिर्फ 20 सवाल से क्या अपना कांसेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक ना? हम उसी चैप्टर पे बच्चे से 250 सवाल, 300 सवाल, 400 सवाल करवाते हैं, ठीक है? तो बच्चे का ऑटोमेटिक कांसेप्ट बिल्डअप हो जाता है। बच्चों को पता चलता है कि ये हमारा कैसे रिलेशंस होता है नेक्स्ट चैप्टर से, प्री नेक्स्ट चैप्टर के फाउंडेशन साथ सर क्या एक रिलेशंस सोच है। भी है। आप प्री फाउंडेशंस का मीनिंग है कि सेम सवाल में आप क्या-क्या आप सोच सकते हो। हम लोग क्लास में उनसे डिस्कस करते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ये सवाल है, आप इसको डिफरेंट किस एंगल में फ्रेम कर सकते हो और कोई सा भी, चाहे आपकी एसएसटी भी क्यों ना हो, आप सवाल को थोड़ा डिफरेंट एंगल से सोच सकते हैं। अगर कुछ हो, जैसे सपोज कीजिए अगर महात्मा गांधी के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहे अपने अपने फ्रीडम के लिए। सवाल ये भी हो सकता था कि अगर वो नहीं होते तो आज इंडिया का कैसा व्यू होता। इकोनॉमिक एंगल बताइए, आप उसके बारे में कुछ भी ज्योग्राफिकल एंगल बताइए, क्या है। आप रिवर्स डायरेक्शंस में सोचने का आपको अंदाजा मिलता है। मैथ्स के भी कोई चीज़ें आप कुछ फार्मूलाज को रट रहे हैं, डेफिनेटली फार्मूला रटने के बाद आपको वो क्वेश्चंस तो बन जाएगा, लेकिन ये फार्मूला बना कैसे, मैं रटूं क्यों, लाइफ में क्या यूज़ है इसका, क्या चीज़ें। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी कॉम्पिटिशन लाइफ में, आपको कई फेज में आपको आगे बढ़ना है, वहाँ पे आपको इसका नीड पड़ता है कि मैं एक तरह से समझते हुए आगे बढ़ूँ। तो आपकी समझ बहुत बेहतर बनाती है प्री फाउंडेशंस। सर, नागपुर में अगर कोई पेरेंट्स आपसे मिलना चाहे, आईआईटी या बच्चा स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो, तो आप कब, कहाँ, कैसे अवेलेबल रह सकते हैं? सर संडे इवनिंग हम लोग अवेलेबल रह सकते हैं, जी ठीक है? फिलहाल तो संडे इवनिंग में कोई भी बच्चे, क्योंकि संडे को बच्चे भी फ्री रहते हैं, जी हम लोग जी भी फ्री रहते हैं। जी जी तो संडे इवनिंग में अगर किसी भी बच्चों को ऐसा कुछ मिलना हो तो वो पहले कॉल पहले करके कॉल कर आपसे। सकते हैं। जी, कॉल करके एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिर हम लोग मिल सकते हैं बच्चों के साथ। बाकी अदर डेज में भी पॉसिबल है बाय कॉल अगर? हाँ, अगर बाय कॉल अगर हमारे पास वैसा हमारा शेड्यूल फ्री रहा तो डेफिनेटली हम लोग अवेलेबल हो अब जाएंगे। जैसे आप नागपुर में आ रहे हैं, हाँ तो बट ऑब्वियसली आप एक जगह तो रहेंगे ही, है हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ मिला जा सकता है आपसे, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो मिलेगा जो सर। भी जगह फाइनल करते हैं आप। अभी यस सर करंटली अगर कोई भी पेरेंट्स अगर मिलना चाह रहे हो, जी तो अभी तो क्योंकि 2 प्लेसेस पे वर्क चल रही है। जी अभी नागपुर इसी साल हम लोग ने एंटर किया, जी बहुत सारी प्रीवियस रिजल्ट हुई है, और साथ में महल में कैलिवर्स नोवा के पास में, जी साथ में कोटागुरु एक साथ स्टार्ट हुए, क्योंकि वहाँ सीए की क्लासेस चल रही है, साथ में जेई भी स्टार्ट हो रही है। तो कोई भी पेरेंट्स को अगर मिलना हो तो वो कैलिवर्स नोवा में वहाँ आकर मिले, जी और वहाँ एक टाइम में कोई भी संडे एक पार्टिकुलर टाइम में वो पहले बता दे कि सर आने वाले हैं, जी। हम लोग उनके अकॉर्डिंग उस टाइम ड्यूरेशन से वहाँ आकर उनसे Okay. मिलेंगे, और प्रॉपर जो भी हम लोगों की कैसे स्टार्ट होगी, क्या टाइमिंग होगी, क्लास की क्या होगी, क्या सर पढ़ाएंगे, कैसी होगी, वो सारे स्ट्रेटजी पे डिस्कस होगी। इसमें सर आनंद कुमार सर को भी आप, मुझे सुनने में आया कि आनंद कुमार सर को भी लाने का सोच रहे हैं इनॉग्रेशन में, ये रियल है? नहीं सर, हम लोगों की प्लानिंग क्या है कि जब हम लोग बच्चों को सुपर 30 ले रहे होंगे, जी ठीक है, हमारी प्लानिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इन सारी कौन चीज़ों को देख के आगे जी बढ़े हैं। जी तो हम भी पूरे नागपुर से वैसे 30 बच्चे को कलेक्ट करना चाहते हैं, जो बच्चे को ऐसा लगता है कि शायद मेरा सपना आईआईटी चाहिए, जी ठीक जी ना? जी मैं उन बच्चों को अपने पास बुलाऊंगा, फ्री में रखूंगा, क्या बात फ्री है, में खाना वगैरह बहुत ही सब बढ़िया, कुछ रहेगा, बहुत ही आपकी फ्री जबरदस्त। एजुकेशन रहेगी, और मैं उन 30 बच्चे पर गारंटी लूंगा कि यस मैं इन 30 बच्चों को आईआईटी तक पहुंचा सकता हूं, ठीक है? एंड जिस दिन मैं इसकी शुरुआत करूंगा उस दिन मैं इसकी इनॉग्रेशन आनंद सर से ही करवाऊंगा। क्या अभी बात तक हमारी आनंद सर के साथ बात नहीं हुई है, बट फिर भी बहुत क्योंकि बढ़िया। वो हमारे गुरु रहे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा ही होगा सर के लिए। सर एक सवाल था मेरा, नागपुर में जो बच्चे आईआईटी जाना चाहते हैं, उनका सपना आप कैसे पूरा करना चाहते हैं, कैसे पूरा करेंगे? सर नागपुर में कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए, क्योंकि अभी जो भी बूटी बूड़ी या हिंगन घाट में कोटागुरु चले हैं, वहाँ जो भी गांव के बच्चे या उनके साथ हम लोग की सफ़र रही थी, और उन बच्चों को आईआईटी पहुँचाने के लिए जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा, वो लोग जो आज इतने सारे 99 परसेंटाइल से जो ऊपर वाले परसेंटाइल के बच्चे पहुँचे, उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। कंपेरेटिवली मुझे नागपुर के बच्चे ज़्यादा अवेयर और सब कुछ नज़र आए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सेम स्ट्रेटजी जो हम लोग ने वहाँ फॉलो किया, 24/7 उनको डाउट टाइमिंग देना, पर्सनल अटेंशन देना एक छोटे बैच बनाकर, और उनको जिस स्टाइल में हम लोगों को बताया गया, सिखाया गया कि आप रियल लाइफ से सारे सब्जेक्ट को जोड़ लो, और चीज़ों को आप इस एग्ज़ाम को जस्ट लाइक एज ए गेम समझो, एज ए फन चीज़ों को सीखना शुरू करो।
साइंस को आसपास की चीज़ों से रिलेट करना सीखो और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस चीज़ों को सीखो। जिस तरीके से उन लोगों ने सक्सेस हासिल किया, सेम तरीका मैं यहाँ के बच्चों पे अप्लाई करूँगा और यहाँ के बच्चे से मुझे उम्मीद है कि वहाँ से बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस हो। पंकज सर, आखिरी सवाल, आखिरी लाइन मेरी, जो बच्चे नागपुर से आईआईटी करना चाहते हैं, जो आईआईटी एस्पिरेंट हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम है, आप हमारे साथ आओ, जुड़ो, हमारी चीज़ों को पहचानो कि हम कैसे डिफरेंट स्टाइल में आपको IIT JEE की प्रिपरेशन करवाएंगे। हमारा अप्रोच बिल्कुल वो नहीं होगा जो रेगुलर हर सारे इंस्टीट्यूट का अप्रोच होता है, ठीक ना। हम लोग बच्चों के साथ अलग वे में जुड़ना चाहते हैं, हम हर बच्चों से इंडिविजुअली जुड़ना चाहते हैं। हम लोग कोई बहुत बड़ी साइज़ की बैचेज नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ईयर है, इसलिए हार्डली मैं 250 से 300 बच्चे का ही एडमिशन लूँगा, जिन बच्चों पे मैं पर्सनल निगरानी रख सकूँ। अगर मैं बहुत बड़ी बैचेज ले लेता हूँ 500-600, तो शायद मैं उन बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा। इसलिए मैं 250 से 300 कैपेसिटी तक के बच्चे को लूँगा, ठीक ना। हर बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन दूंगा। जो हमारी टीम है पार्टिकुलर, वो सब इन चीज़ों के लिए प्रॉपर तैयार है। वो हर बच्चों के अकॉर्डिंग प्लानिंग भी कर रही है कि मैं बच्चे से कब क्या करवाना है, कौन सा टेस्ट दिलवाना है, अगर बच्चे का मैथ्स में प्रॉब्लम होगा तो कैसे हैंडल करना है, साइंस में प्रॉब्लम होगा या फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगा तो कैसे हैंडल करना है। इसके लिए हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है, तैयार कर रही है। हम लोग बिल्कुल नए तरीके से और बिल्कुल जोश के साथ 100% अपना देने के साथ ग्रेट सर, नागपुर वेलकम में entry वेलकम कर रहे सर। सर, बैच साइज 60 to 70 रहने वाला, राइट? हाँ बिल्कुल सर। और आपने कुछ हिंदी में स्लोगन बोला था सर, मैंने कहीं सुना था। हमारे एक स्लोगन है, ठीक ना, उन्होंने कहा ये मुश्किल है, हमने कहा ये मुमकिन है। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर, जैसा आईआईटी के लिए तो हमने काफी बात कर ली, अब जैसे आप कोटा गुरु में आईआईटी और नीट दोनों ले रहे हैं, तो ये सेम चीजें नीट के लिए भी लागू रहेगी? जो आपने बोला कि आईआईटी के लिए आपने सब कुछ बना के रखा है, जेडब्ल्यू के लिए बना के रखा है, तो वैसे बट ऑब्वियस है नीट के लिए भी आपने बना के रखा होगा। हाँ डेफिनेटली सर। देखिए, जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं दोनों ही चीज़ों को लेता हूँ, जेडब्ल्यू के लिए भी, नीट के लिए भी। सर जैसे फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं जी, तो सर भी दोनों ही बच्चे के लिए लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। जेडब्ल्यू के लिए, नीट के लिए भी। जी। हमारे पास एक बायोलॉजी की फैकल्टी जाते हैं, ठीक ना। पर बायोलॉजी के हमारे फैकल्टी, वो आप जब उनसे मिलोगे तो आपको ये फील होगा कि नहीं, उनकी बायोलॉजी अल्टीमेट, ठीक ना। जी। उनकी पूरी फैमिली है डॉक्टर, ओके, ठीक ना। तो Great. पार्टिकुलर उस बैकग्राउंड से वो आते हैं, उनको चीज़, उनको बायोलॉजी काफ़ी अच्छा समझाना आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नीट की अगर हम पॉइंट से बात करें तो नीट में टोटल अगर हम बेसिक बात कर ले तो 720 मार्क्स का नीट का एग्ज़ाम होती है, जिसमें 180 मार्क्स फिजिक्स, 180 मार्क्स केमिस्ट्री और 360 मार्क्स बायोलॉजी के लिए होता है। तो अभी नीट की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा रही है, तो आप ये बात मान के चलो कि जो बच्चा 620 प्लस 30 प्लस अगर मार्क्स उसके आती है तो उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। नीट्स में टोटल सीट्स कितनी होती है सर? ऑलमोस्ट ये बात मान के चलिए 28,000 टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वगैरह Okay. में है, और सेम 28,000 के आसपास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी सीट है। तो दोनों की फीस को कंपेयर किया जाए तो आप बता सकते हैं अप्रोक्स क्या फीस होती है? फीस कंपेरेबल नहीं है सर, ठीक ना। बहुत ज्यादा अगर है। हम बात करें गवर्नमेंट के लिए तो गवर्नमेंट में फी बहुत ही कम है, ओके, ऑलमोस्ट 10,000 15,000 पर क्या ईयर की बात कर रहे हैं फी सर? रहती है, ओह माय बिल्कुल। गॉड। और अगर आप प्राइवेट की बात करें तो उनकी फी काफ़ी ज़्यादा होती है, 15 लाख 20 लाख पर ईयर की फी। डिपेंड ऑन कॉलेज की क्या? डिपेंड ऑन कॉलेज, जी। अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है। हाँ, हेमंत सर, आपसे एक सवाल है मेरा, जो बच्चे नीट नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, एमबीबीएस एंड बाकी जो भी आप बोलना चाहें उसमें? सर, नीट एग्ज़ाम में एमबीबीएस अनडाउटली सभी लोग एमबीबीएस की ओर जाते हैं, जी। लेकिन किसी भी बच्चे का मार्क्स अगर एमबीबीएस से कम हो जाता है तो वो बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, बीडीएस के लिए, वेटनरी, आयुर्वेद, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहाँ नर्सिंग, अब तो इस साल से तो ऐसा हो चुका है अगर कोई नर्सिंग भी करना चाह रहे हैं उनको नीट में अपेयर होना ज़रूरी है। तो आप इनसे मेडिकल लाइन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए नीट कंपलसरी होती है, आपको नीट देना होगा। इसके सबसे बेहतर आपका एमबीबीएस होता है जहाँ बच्चे लोग जाना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए कट ऑफ जो भी अभी अगर ये है तो 620 या कुछ, अगर आपको कोई सी भी कैटेगरी ना लगे तो। जैसे हम आईआईटी क्लियर करते हैं तो उसके नीचे की पूरी एग्जाम्स ऑलमोस्ट कवर हो जाती है, वैसे ही अगर हम नीट का प्रिपेयर करते हैं तो उसके साथ जो इक्विवेलेंट बहुत सारी एग्जाम्स आती है जो अलग अलग एंगल से होती है, अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए होती है, वो सब उसमें कवर हो जाती है। यस, आप बिल्कुल। सभी में काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, ओके, ग्रेट। और नीट के स्कोर के बेसिस पे बहुत सारे कॉलेज में आपकी एडमिशन हो जाती है। ओके, ग्रेट। कि आपके जो नीट में मार्क्स आई हुई है, जो भी आपकी स्कोरिंग रहेगी उसके बेसिस पे हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू पंकज सर एंड हेमंत सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने नागपुर में जो अपना विश्वास दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर 30 स्टाइल में जो आप नागपुर में जो सुपर 30 ला रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बैच पूरी फुल रहने वाली है।
बहुत बहुत अच्छा है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आगे के Thank लिए। you, sir. और नागपुर की जनता बहुत अच्छा ये दिखाएगी सर, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। आगे जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी हम लोग आईआईटी और नीट के ऊपर बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट करने वाले हैं, अलग अलग डिफरेंट एंगल से सबके व्यू लेने वाले हैं, तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।